Okay, so let me get some views from you regarding this mock. So, what do you think? How was it? Good, bad, ugly? Okay, what's your views? The RCs were quite on readable side. I mean, they are not such dense as AMCAT. Hmm. RCs were doable. Okay, all right, better than MCAT. Okay, what else? Yes, Vanshika. अ, सर मेरे केस में मतलब रीड तो कर लिए थे आरसीज, मतलब रीडेबल थे, बट मतलब आई थॉट कि उसके अंदर क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े ट्रिकी Hmm. थे। तो मतलब Right. ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आंसर्स निकल रहे थे, मेरे को बार Hmm. बार पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, एंड उसके बाद भी Hmm. मतलब मेरे ठीक नहीं हो पाए। मतलब मैंने भी थोड़ा सा आई गेस ज्यादा ढंग से नहीं पढ़ा, बट Hmm. आंसर्स और क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे। Okay. Yes. Same Point. opinion. Yes, Utkarsha. तो पैरा जंगल्स में काफी मुझे आंसर में प्रॉब्लम लगी थी। Para Jumbo में problem. Okay. सर, Uh, all right. So one view is that RCs though were really easy to read in the sense RCs to make sense of the RCs was not difficult, but questions were a little dicey. So I would also agree with that idea कि आरसीज जो थे वो पढ़ने में ऐसे कोई मुश्किल नहीं थे, सभी का मेन आइडिया बहुत क्लियर था। कोई भी पैसेज, इनफैक्ट चारों के चारों पैसेज ऐसे नहीं थे कि बहुत उसमें कोई डेंस मटेरियल हो, राइट। लेकिन क्वेश्चन कुछ थोड़े से वेग थे, क्वेश्चंस कुछ थोड़े से, not all but especially in one RC I found that questions were really not up to the mark in the sense कि देखो क्वेश्चन करके आपको, अब आप जैसे कुछ रीड करते हो, ठीक है, then now when you attempt the questions and if you have understood it pretty well, and then if let's say the question comes which are a little hazy, vague and not very clear, and you know uh, उसमें फिर आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। गलत और सही वाली बात तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, because I felt in certain questions, I mean, what is he trying to test? What is he trying to understand? Because अगर एक पैसेज अच्छे से समझ में आ गया और फिर क्वेश्चंस आपको उल्टे सीधे तरीके के क्योंकि ये और ये कॉमन है इन सभी में है ये, वेदर इट इज टाइम, सीएल और आईएमएस, दे थोड़ी सी ज्यादा होशियारी दिखा देते, दे अननेसेसरी ट्राई टू ट्विस्ट थिंग्स, try to extract some meaning which is not there, or impose their own understanding of the whole thing on whoever is answering the question। ये सब चीजें करते हैं, इसलिए कुछ कुछ ऐसे बन जाते हैं ना। ऑफ कोर्स नॉट टू से दैट दिस कैन जस्टिफाई अगर हम बहुत खराब स्कोर करें, सी दैट सेम थिंग दिस टाइम एम कैट ऑल्सो वाज नॉट दैट बैड। ओके, एम कैट वाज मच बेटर देन लास्ट एम कैट। उसका भी मे बी आई ट्राई टू पुट अप द एक्सप्लेनेशंस टुमारो, बट द पॉइंट इज कि इतना खराब भी नहीं है कि हम उसमें बहुत कम स्कोर करें, सिंगल डिजिट में या 20। आपको मतलब इस तरह की मॉक जो है ये सब, इसमें 20-25 मार्क्स तो आने चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतने क्वेश्चन निकल जाते हैं जो आप आंसर कर सकते हो अगर आप ठीक से कर रहे हो। ओके, और एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर पैसेजेस इजी हैं तो आपको फिर एक पैसेज तो छोड़ो, आप दो से भी काम नहीं चलेगा, कई बार फिर आपको तीन पैसेज पकड़ने पड़ेंगे इफ यू वांट टू स्कोर वेल। मगर +95 प्लस आपको 96, 97, 99 तक भी जाना है, देन थ्री पैसेजेस बिकम इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन कि अगर वो पैसेज इजी टू रीड है तो उसमें क्वेश्चन जरूर वो ऐसे टेढ़े उल्टे सीधे बनाएगा अपने हिसाब से। एंड देन इफ लेट्स से आपने दो ही आरसी की है, उसमें से अगर आपने दो दो ही क्वेश्चन सही किए तो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि 8 ये में आपके 4 या 5 से ज्यादा सही नहीं होने वाले हैं, दैट ऑल्सो इज अ फैक्ट। तो 4 या 5 आपके उसमें सही हो गए और 4 आरसी में सही हो गए तो 24 और बाद में नेगेटिव हिट कर गया तो आपका स्कोर 20 से कम आ जाए। So if you are doing only two RCs in these kind of mocks, whether it is this one SimCat 11 or it is AIMCAT 2409, in both I would say that three passages one should attempt at least। मतलब तब जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पैसेज के अंदर कुछ क्वेश्चन वेस्टन डाइसी निकल जाते हैं। इसमें देखो आप चारों पैसेज ठीक ठाक है पढ़ने वाले हैं, अगर आप देखेंगे फर्स्ट पैसेज ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आप पढ़ना शुरू करोगे कि बर्ड्स जो है वो माइग्रेशन जब करती हैं इधर से उधर जाती हैं तो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो डिस्टॉर्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन चेंजेस सोलर एक्टिविटी के कारण, उसके कारण वो भटक जाते हैं, राइट। तो देयर इज अ सिंपल premise in this, not difficult। I will discuss in little more detail, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ लर्निंग स्टाइल्स।
इसमें इसने यही बताया कि जो ये VAR के मॉडल है, विजुअल ऑडिटरी, और ये तो ये ठीक नहीं है। पहले इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हाफ किया, देयर वर लॉट ऑफ researches, there were a lot of studies done on it, and it was supposed to be kind of a holy grail, ये सही है तरीका सीखने का, लेकिन अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट दैट ये कोई तरीका ठीक नहीं है। तो इसका भी इट नॉट डिफिकल्ट टू रीड पैसेज, ठीक है। देन वी कम टू द थर्ड वन, अगेन ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ नंबर, एंड देन दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर। वेरी सिंपल प्रेमाइज, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। लास्ट वाला पैसेज हिस्टोलॉजी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आ गई, लेकिन इसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था समझना कि ये जो टेक्निक बताई गई है, ऑप्टो, क्या नाम है उसका, कहाँ गया वो, जो भी है, तो इसमें क्या करते हैं वो, ऑप्टोजेनेटिक्स, राइट। तो ऑप्टोजेनेटिक्स में क्या करते हैं वो बताया गया, एंड अगेन कपल ऑफ क्वेश्चंस वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आप जैसे कई बार क्या होता है ना कि इफ लेट्स से यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके, आपने 3 कर लिए, 2 कर लिए, लुक एट द क्वेश्चन, ओके। नाउ द वे आई लुक्ड एट इट इज, मेरे पास में बहुत कम टाइम बचा लास्ट में, मैंने इसके सीधे क्वेश्चन पे चला गया। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऑप्टोजेनेटिक्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो ऑप्टोजेनेटिक्स कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्टोजेनेटिक्स दिया हुआ है, राइट, हियर यू हैव ऑप्टोजेनेटिक्स, राइट। तो आपने वो पढ़ लिया पैराग्राफ, आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जाए। ये बोल रहा है कि ब्रेन बाउ टेक्निक क्या होती है, तो ब्रेन बाउ टेक्निक यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक चीज दी हुई है, ये ब्रेन बाउ टेक्निक लास्ट पैराग्राफ में। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कपल ऑफ क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट इवन विदाउट रीडिंग such passages in full, okay, only thing is you have to pick and choose. ऑलराइट, सो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये चारों पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ यार ये चारों हो सकते, लेकिन इसमें अब गलती क्या है, इसमें गड़बड़ क्या है कि इसमें आपने ये पहली वाली तो चलो फिर भी ठीक है, ये जो सेकंड वाली है लर्निंग स्टाइल, इसके क्वेश्चन थोड़े से मुझे ठीक नहीं लगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। आई फाउंड लिटिल वेक एंड लिटिल हेजी एंड अननेसेसरी, कॉम्प्लिकेट करके उसने कुछ बनाने की कोशिश की है एंड जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है। सो अब इसमें आपने अगर 2 पकड़े और इसमें फंस गए आप, और इसमें 3-4 में से एक ही सही हुआ है, 2 सही हुआ है, तो फिर गड़बड़ होगी, isn't it? So then your whole thing gets derailed, and then it leads to all those issues. Yes, Vanshika. यस सर, द सेम थिंग हैपेंड। ये वाला लिया, आई थॉट इसमें से मतलब मेरे ठीक हो जाएंगे, 3 तो हो Correct. ही जाएंगे बिकॉज काफी इजी था, Correct. बट इसमें से भी ठीक नहीं हुए। हम्म और जो मैंने फोर्थ वाला लिया वो मेरे को नहीं लेना चाहिए था, उसमें भी मेरे हम्म गलत हो गए। हम्म और VA में मतलब VA मेरी कंपैरेटिवली ठीक जाती है, बट मतलब आई ट्राई कि मैं ज्यादा ठीक कर सकूं, बट हम्म उसके अंदर भी 5 या 6 हम्म। से ज्यादा मेरे को लगता नहीं होते हैं नहीं, एट टाइम्स। वो भी क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ, इस वाले जो है ना, अब इनके बीए की बात करते हैं, इसमें these passages were not difficult, para jumbles were not difficult, okay, one could तो get सर पैरा समरी वर लाइक पैरा समरी, ओके। इसका पैरा लंबा सा। समरी की अगर हम बात करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैरा समरी गिवन बाय IMS इज नॉट एट ऑल cat like, not at all. First of all, very long passages, and on top of it, this big descriptions, okay, these big options इतने आते ही नहीं। अगर हम कैट के जितने भी साल के पेपर उठा के देख लेंगे और उसमें जो देखेंगे, तो ऑप्शंस उनके बहुत ही छोटे होते हैं, इतने बड़े ऑप्शन वाले तो बनते ही नहीं है समरी के क्वेश्चन। ये इनकी टिपिकल वो है, और हर उसमें है ये, इन लोगों का ये एक IMS का, आई डोंट नो हु गाइड्स देम और हु टेल्स देम, हु काउंसल्स देम, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दे आर नॉट इम्प्रूविंग। ये अपने सारे के सारे जो समरी इतने बड़े बड़े बनाते हैं, और उसमें भी वो इतना कम डिफरेंस रखते हैं कि आपको बहुत क्लोजली सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर कोई अच्छा रीडर नहीं है तो उसको तो 4 मिनट लग जाएगा ये करने में, और फिर भी श्योर नहीं होगा कि उसका वो सही है कि नहीं। तो अगर आप IMS की मॉक कर रहे हैं तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि इसकी समरी को आप छोड़ ही दो, डोंट इवन, इनफैक्ट इसकी बजाय तो आप एक RC पकड़ लो, क्योंकि आप अगर इसमें 4-4 मिनट लगा दोगे, 3-3 मिनट लगा दोगे, तो 9-10 मिनट लगा के भी आप मुश्किल से 3 में से एक ही या 2 ही सही हो पाएगा आपका। इसके बजाय तो एक RC पकड़ लो, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसके RC, इसके जो मॉक्स होते हैं उससे IMS के, उसकी समरी इसके संग ये प्रॉब्लम है। सो सर मैंने भी इसलिए लीव कर दिया था ये। हाँ, तो आपने मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक किया। इसमें से देखो ये अब ठीक है, लेट्स डिस्कस एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। लेट्स कम टू दिस वन, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑफ कोर्स not a very difficult see, because printing and handwriting began to influence each other. Again, we cannot start with this, right? Though it has been often assumed, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं हम, that the printing press ended the manuscript. It is not quite true.
10 से स्टार्ट नहीं कर सकते. Certain types of publications such as musical scores, scientific notations continued to be handwritten well into the 19th century. Whereas here we are talking about introduction of printing. So अगर हम chronologically देखेंगे तो second will come first. Though it has been often assumed that printing press ended the manuscript tradition. Manuscript means writing by hand. It is not quite true. For example, most of the surviving books of ours date from the period after the introduction of printing. So surviving जो books हैं वो introduction of printing के बाद से. Printing came in 14th century, 15th century, Gutenberg. तो और अब हम बात करें 19th century में, right? Certain types of publications such as musical scores, scientific notations, and other specializations continued to be handwritten well into 19th century. ठीक है. तो ये बुक्स ऑफ आर्ट्स, ओके, नो क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस बुक्स ऑफ आर्ट्स. तो ये बेसिकली कुछ क्रिश्चियन की बुक्स होती है, प्रेयर्स वेयर्स की, इनको कुछ बुक्स ऑफ आर्ट्स बोलते हैं. ठीक है. तो फ्रॉम देयर इट हैज कम. सो वी डिडंट नीड नो इट आल्सो. सो 2 से स्टार्ट करेंगे. वी कंटिन्यू फॉर 4. Although handwritten books could not be reproduced in quantity or with complete uniformity, they did survive the introduction of printing. So this basically then comes after 2, 4, 3, and then 1 will end that printing and handwriting began to influence each other. For example, modern advertising. So now he's come to the present. So there's a bit of a chronology here at play also, and also the tense. So continues to incorporate calligraphy and many calligraphers through the years, and typefaces. 2, 4, 3, 1. So this was, I would say, moderate to difficult. Moderate to difficult होगा. Yes, सागर. सर जैसे मैंने इसमें 2, 3, 4, 1 मार्क किया था, तो मतलब सर मेरे को उसमें फॉल्ट नहीं समझ आया कि मतलब उसमें ऐसे इतना मेजर डिफरेंस कैसे हुआ. क्योंकि सर जैसे मैंने 2 के बाद 3 पे गया, तो फिर वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग की बात करें कि मतलब तभी वो सरवाइव कर गया, एंड फिर उसके नेक्स्ट मतलब 19th सेंचुरी में ये चीजें होने लगी, एंड देयरफॉर फिर आगे प्रिंटिंग एंड हैंड राइटिंग बिगैन टू इन्फ्लुएंस. अब सर बिगैन मैंने 19th सेंचुरी से लिया था. नहीं देखो, सी ये जो है टाइप्स ऑफ बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे. मतलब आपने एक इन जनरल स्टेटमेंट दिया, देन यू टॉक्ड अबाउट सर्टेन टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस कंटिन्यू टू बी हैंड रिटन वेल इनटू द. So most of the surviving books, thus now this is a conclusion. See this conclusion now. Suppose 2 के बाद में आप 10 पे आ गए, then again you are giving the details. So this thus is a cumulative effect of 2 and 4 put together. Thus, although handwritten books could not be reproduced in quantity or with complete uniformity, they did survive the introduction of printing. So this will come as the culmination or conclusion of this 2 and 4. That's why it will come after 4. Okay, sir. Okay. चलो ठीक है. Or this was an easy question, wasn't it? Despite the critical roles that rivers play in water cycle, the amount of water in river system is a minuscule fraction. 3 से start करेंगे, and then river. We are talking about river system. One statement talks about lakes, one talks about river channels. So we'll talk about river channels. So river channels hold just 0.025%. So 2, and then lakes hold less than 0.5%. Then this limited amount of fresh water. So river and lakes together, fresh water हो गया अर्थ का, available in river system, highlight the importance of conservation efforts. And so this 4 में end कर देंगे. तो इसमें I mean you should have got this correct. Did you? Yes, sir. Yes, Bhuvan. सर इसमें सर मेरा जो लॉजिक था इसको बनाने के पीछे, तो सर इसमें मैं ना सर थोड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, थोड़ा ज्यादा जनरल, जैसे अर्थ हो गया पहले, इसमें एक रिवर दिखा कनेक्शन, दूसरा फिर लेक्स ऑफ लास्ट में, इस तरह से मतलब बनाया था मैं. तो ठीक है, कोई बात नहीं, सही है. यस दिशा. So like how we decided that 2 will be before 1? Like No, because see, amount the rivers play. You're talking about rivers, isn't it? Amount of water and river systems. So the next logical thing would be to talk about rivers only, rather than lakes. Okay, sir. Isn't it? Yes. That's the only logic. Okay, that's the only logic. There is no other logic.
rivers, and then lakes, and then finally limited amount. This would come in the end. Okay. All right. Now this also was, I would say, a little moderate to difficult, but still not illogical. It could be done. Young workers. Okay, we'll start with young workers. 2 से start कर देंगे. And then young workers in many job situations face the short-term risk of burnout burdened by long hours, heavy workloads, menial tasks without the seniority to advocate for themselves. Now, some, okay, so this some refers to these workers. Some may feel compelled to endure it, especially if they aspire to enter industries with high barriers to entry. ठीक है, अब क्या करें, जो है वो है, इसको तो बेयर करना पड़ेगा, can't help it. Then endure links with prolonged exposure. Okay, you are bearing it. It can warp the perception of what it means to be in the workforce and damage the relationship with work, resulting in quiet quitting behaviors. And then talks about comes the third. This can have longer term effects, negatively impacting their career prospect as well as overall well-being. So this overall well-being also gets included in the last sentence. So 2413 becomes the order here. Yes, Harsh. सर मेरे साथ ये सर अभी पिछले 1-2 वीक से बहुत हो रहा है सर. मॉक्स में भी सर, आपके टेस्ट में सर पैरा जंबल सर पेयर बना लेते हैं, एक ओपनिंग सेंटेंस में बोल लेते हैं सर, अरेंज नहीं कर पाते सर. अभी भी 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों गलत हो गए सर, अरेंज नहीं कर पा रहे थे सर. 2341 मार्क कर दिए पहला का 2431 की जगह सर. 3214 आंसर था, 3241 मार्क कर दिया. अभी भी सर जैसे 2413 आंसर है तो 2431 मार्क कर दिए. तो ऐसे गलती हो रहा है सर, बहुत मिनिमम. तो आप देखो, है ना कि यार आपको फिर लॉजिक, आपके टेस्ट में भी ऐसा ही हो रहा है सर, लॉजिक लगा रहे हैं लेकिन लॉजिक समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है ना. इसलिए मैं ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इजी, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन इलॉजिकल नहीं है. मतलब कहानी इसमें नजर आ रही है, देयर इज अ स्टोरी. इलॉजिकल वो होता है जिसमें कोई भी, जैसे अभी आप अगर इस बार के एम कैट के क्वेश्चन देखोगे पैरा जंबल्स के, तो उसमें एक थोड़ा सा लॉजिकल है बस, 2 आर इलॉजिकल क्वेश्चंस, रेस्ट 2. तो यहाँ पे तो लॉजिक, डोंट कंफ्यूज लॉजिक विद डिफिकल्टी लेवल. ओके, यहाँ पे आपको कहानी समझनी चाहिए. ठीक है, यंग वर्कर्स की बात हो रही है. नाउ सम, तो 2 और 4 तो एक बहुत क्लियर मैंडेटरी पेयर बन. ये सर वो उसके बाद 3-1 कर दिए सर. नहीं, तो एंड्योर जो है लिखा है ना यहाँ पे, टू एंड्योर इट, एंड देन देखो इसमें नेगेटिवली इंपैक्टिंग देयर करियर प्रोस्पेक्ट एंड ओवरऑल वेलबींग. नाउ सपोज आप इसको इस तरह से सोचा करो कि आपने यहाँ पे ओवरऑल वेलबींग बात लिख दी है, तो अब ये इसके बाद में फिर ये तो नैरो व्यू हो गया था ना फिर से, कि आपने यहाँ पे ओवरऑल वेलबींग भी बोल दिया. अब यहाँ पे तो सिर्फ आप वर्क रिलेटेड बात कर रहे हो, करियर प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हो. तो दैट इज द डिसरप्शन ऑफ फ्लो ऑफ आइडिया. ऑलरेडी इफ यू आर सेइंग ओवरऑल वेलबींग, तो गड़बड़ हो गई वो. यस गौतम. Sir, the same problem happens with me also, sir. Like every time I start attempting, whether it was MCAT or SynCAT, when I was attempting, I'll start with the last parajumbles and parasummary, last 8 questions, sir. I feel that like what are the options which I have given is correct, but when the answer key comes, if I review it, I was able to form the mandatory pair, but next it was getting wrong. Means it was happening with all the questions. So no, so see, any you suggestions like no, see, you have to only look for the logic in this. Okay, there is no remedy to this. You have to understand, you have to get down a little deeper. See, the problem with us and most of the people is that whenever you mark wrong, do you ever go back and reflect on it? How much time do you spend on it thinking that, okay, why is this so? What is the logic here? What are the connections between these? See, I mean, not just you, I'm saying in general, when you make mistakes in parajumbles like these, that you've been able to decipher the first sentence or some mandatory pair, but then the order got reversed for some way or the other, and there is a clear-cut explanation. Either I have given that question or I'm telling you that it's a logical question. In that sense, you should reflect over it. You should think over it. Okay, why is it so? Why cannot we put it like this? So then you will start realizing, see, this will not come. This is not easy. Okay, first of all, let me tell you that this is not easy. Okay, you will have to spend. जैसे सर इसमें था सर 3 में सर देयर था इम्पैक्टिंग देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट सर. तो इसके पहले अगर 1 आ रहा है सर, तो 1 में देयर को किससे ये किया है सर, देयर कैरियर एस्पेक्ट. तो 1 में सर कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो देयर को ये करे. वर्कफोर्स आ जाएगा ना, वर्कफोर्स. ये लिखा तो है, prolonged exposure to negative work condition can warp the perception of what it means to be in the workforce and damage the relationship with work, resulting in quiet quitting behaviors. तो ये सेंटेंस जो है आपको, ये तो बहुत क्लियरली बता रहा है ना कि ये इन्हीं लोगों की बात चल रही है.
ये इन्हीं लोगों की बात चल रही है ना, इसमें भी तो आपको, अब आप फिर बोलोगे कि इसमें किसकी बात चल रही है, बात तो वही चल रही है ना। ओके, चलो ठीक है, ओके, विल मूव अहेड, विल नॉट फिगर स्पेंड। सी पैरा जंबल्स में आपको एक बार बता दूं, अगर आपको बहुत ज्यादा, आपको इसीलिए आई कीप टेलिंग यू दैट डोंट स्पेंड टू मच टाइम, don't unnecessarily sit with it. If you are able to figure it out within a minute or so, fine, else mark and move, because it's no point in spending unnecessarily time over it and marking it wrong. ठीक है, you have to mark it because there is no negative marking, but beyond the point, no, don't spend time on it. Okay, just try to figure out. If it happens, it's fine, because it needs a good deal of reading skills and also reflecting on the logic there. कहीं कहीं में बहुत क्लियरली वायलेशन होता है, तो उसमें तो नहीं करना है आपको. दीज वर डिफिकल्ट, बट देन दे वर लॉजिकल, दे कुड बी डन. ऑलराइट, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ इलॉजिकल क्वेश्चन. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, where is he trying to fit it. Liar paradox is an argument that arrives at a contradiction by reasoning about a liar sentence. The classical liar sentence is this sentence is false, it leads to the same difficulties, I am lying. So now this one पे तो नहीं आएगा, ठीक है, that is clear. Experts in the logic field have never agreed on the way out of the trouble despite the 2300 years of attention. Here is the trouble. Now, when I was doing it, I put it on second. Assume L is false. Here is the trouble. So where is the trouble? So trouble is this. Assume L is false. And then we go here. It is a sketch of the paradox, the argument that reveals the contradiction. Let L be the. So here is the trouble के बाद में, it is a sketch of the paradox, the argument that reveals the contradiction. L be a classical, L is true. But the converse also can be established as follows. Assume L is false because the liar sentence, just the sentence. I don't know. So I mean, these kind of questions are useless questions. There is no point in this fellow says that has to come at 3 to find. No, I don't see too much logic, and nor do I want to really break my head over this. Because trying to understand this it's too complicated. It will take at least 5 minutes of time. Okay, so no point. You mark whatever comes to your mind or leave, but the answer given is 3. Okay, I'm still wondering. Maybe someday I'll try to figure out what he's trying to say. Forget it. This was an easy question. Okay, this should have been done. Okay, ये एक easy question था. San Francisco Millennium Tower is sinking at an alarming rate of almost an inch every year. 58-story luxury apartment tower now leans 27 inches on the lower side. It cannot come here because there is no paradox. Is there any paradox in this sentence? No. So here is a very important clue that wherever you fit it, before that there should be some paradox. The structure's foundation with reinforced with metal pilings. Many lawsuits have been filed to recover investment losses. Tower's problems receive media attention. It is, in this situation, it is a metaphor for contemporary American society condition, an imposing edifice on sinking ground. Now, here is the paradox that he is talking about. The region plus. Now, another clue is the region. अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो आपको द रीजन से समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पे बात हो रही है सैन फ्रांसिस्को एंड बे एरिया की. अभी तक यहाँ पे सिर्फ वो बात कर रहा है सैन फ्रांसिस्को मिलेनियम टावर की. स्ट्रक्चर्स, फाउंडेशन, टावर्स, प्रॉब्लम्स, imposing edifice on a sinking ground. Is there any indication of any region here so far? No. Therefore, this sentence has to fit in here. सर बट यहाँ पे पैराडॉक्स क्या आ जाएगा सर फिर? ये imposing edifice on a sinking ground. एक तरफ तो आपने बड़ी लंबी चौड़ी इमारत है जो कि बहुत ही जबरदस्त दिख रही है और दूसरी तरफ वो ग्राउंड सिंक हो रहा है. That's the clear paradox ना. See, अगर आप मुंबई में कोई गया हो या जाता हो, वहां पे लोधा वालों ने वर्ल्ड टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर बनाया एक, और उसके आसपास नीचे स्लम्स है सारे. वहां पे खड़े होकर नीचे देखोगे तो आपको सब स्लम्स दिखेंगे. दैट इज द पैराडॉक्स. एक तरफ आप उसको बता रहे हो कि ये इतना लग्जरी वो है और उसके चारों तरफ स्लम्स. तो इम्पोजिंग एडिफिस ऑन सिंकिंग ग्राउंड. इम्पोजिंग मीन्स वेरी वेरी grand or magnificent kind of an edifice is building, but that ground is sinking. This is the paradox. 2 क्लू हैं आपके पास में, इसमें मतलब दोनों क्लू के बीच में तो ये जाना ही नहीं चाहिए था कहीं और. तो आई वुड कॉल दिस ए इजी क्वेश्चन. ओके, दिस यू शुड हैव गॉट. आवाज नहीं आ रही भाई आपकी. सैन फ्रांसिस्को एंड द एरिया है वो अलग अलग है, मतलब एक ही एरिया है? नहीं, अरे यार, सैन फ्रांसिस्को इज अ सिटी एंड बे एरिया
is basically in general the area where Silicon Valley is based. ओके, सैन फ्रांसिस्को बे है. ओके, तो बे एरिया मतलब वहां से लगा हुआ जितना भी एरिया है उसके अंदर बहुत सारे एरिया आ जाते हैं वहां पे. क्यूपर्टिनो, मिलपीटस, सेंटा क्लेरा, जितने भी ये स्टैनफोर्ड, जितने भी ये टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, ये सब बे एरिया. तो वो एरिया है, वो रीजन है. एंड सैन फ्रांसिस्को इज वन सिटी देयर. तो उसको इसलिए उन्होंने डाल रीजन कह दिया है. ठीक है, तो आपको इससे समझ जाना चाहिए था. क्योंकि आप बताओ मुझे कि आपने अगर अगर नहीं भी समझा है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कौन से रीजन की बात हुई है? तो कोई रीजन की बात ही नहीं हुई है. यहाँ पे तो टावर की बात हो रही है. हाँ सर, डाल तो मैंने यही किया था। बस ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, लॉजिक इंडिकेट दैट यहीं पे आएगा ये. ठीक है, तो ये हमें सही करना चाहिए था. दिस शुड हैव वी शुड हैव गॉट इट करेक्ट. ऑलराइट. ओके, नाउ वी कम टू द पैरा समरीज. पैरा समरीज ऐसे लंबी होती है, ये होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस वाले में इसने एक सिंपल क्लू दे दिया जिसके कारण ये बहुत ही आसान हो गई. ओके, क्या है वो क्लू? देखो, genetic sequencing studies have started to get to the bottom of why people react so badly to certain medications. Why people react badly to certain medications. This is what is being studied in these genetic sequencing studies. Pinpointing 4 different variations of a gene called blah 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 as a likely cause. Healthcare system have begun sequencing the DNA of certain patients and doing this. Only problem is these studies were done entirely on white people. While different variants may serve as warning signs, we do not have enough data. तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि ये जीन सीक्वेंसिंग स्टडीज क्यों हो रही है. क्यों हो रही है, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में बताया हुआ है और किसी ऑप्शन में नहीं बताया. और वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये बताया गया है? वो है 1. जेनेटिक सीक्वेंसिंग हैज आइडेंटिफाइड जीन वेरिएशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रिएक्शंस इन कैंसर पेशेंट्स, बट द स्टडी लिमिटेड टू इंडिविजुअल्स हाईलाइट्स द एथनिक बायस. Let's look at second. Genetic sequencing identified 4 variations of a gene involved in metabolism, but their limited scope. So he misses out totally that why are these studies being conducted? तो कहीं वो तो बताया ही नहीं इसने कहीं. तो दिस इज रॉन्ग. ये उत्कर्ष. सर जब मैं ये कर रही थी तो मुझे फर्स्ट लगा, पर उसके अंदर लिखा है कि ड्रग रिएक्शंस इन कैंसर पेशेंट्स. पैसेज में मुझे ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं लगा, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि ड्रग रिएक्शंस. वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट. because Sorry, I eliminated this option because of this. no, so now here is what I tell you. Okay, here is what I'll tell you, that don't be in a hurry to eliminate anything. Okay, you have already invested so much time. You need to compare it with rest of the options. Don't eliminate it on the basis that मेरा भी पहला आपने जो बोला ना, मेरा भी उत्कर्षा यही रिएक्शन था यार, इसमें ड्रग रिएक्शन इन कैंसर पेशेंट्स कैसे दिया हुआ है यार. फिर मेरे को then I looked at the other. So obviously I didn't choose it right there and then. Okay, I didn't eliminate it, I didn't choose it. I weighed the rest of the options. Then I found that यार इस ऑप्शन में ये तो बताया नहीं कि ये हो क्यों रहा है. Why are these studies happening? ये तो नहीं बताया इसमें. Second, healthcare system using. Third, genetic sequencing studies to screen certain cancer patients for 4 variations. वो तो ठीक है, लेकिन for what reason? ये भी नहीं बताया इसमें भी. Then genetic sequencing identified 4 variations with healthcare system used to screen. तो then it made me realize that okay, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है कि आप क्यों कर रहे हो स्टडी, वो तो इंक्लूड करोगे. बाकी की चीजें फिर मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इग्नोर कर देंगे. एंड दैट मेड मी चूज 1 एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर. बिकॉज सी, पैरा समरी में ऑलवेज देयर इज नो एब्सोल्यूट. Okay, we have discussed this many times. It is always relative comparison to each other, and we have to also account for the illogicalities and absurdities of whoever is creating this. उसको अपनी होशियारी भी तो दिखानी ना थोड़ी बहुत. तो उसको भी आप इसमें अकाउंट कर दिया करो. तो आपको जैसे 1 लग रहा था तो आपको मार्क कर देना चाहिए. यस सागर. Sir, I took around 4 minutes to answer this question and मतलब ठीक हुआ, but sir, it is not worth. It is not worth. No, 4 minutes is not worth. You are right. क्योंकि अभी तो चलो ठीक हो गया, क्योंकि इसमें तो एक बहुत क्लियर क्लू था. तो हो सकता है कि बाकी नहीं होता. इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि IMS की जो ये है, ये मॉक्स अगर आप इतने बड़े बड़े देखो तो उसको बाद में लास्ट में अगर टाइम बचे तो करो, अदरवाइज छोड़ दो उनको, कोई मतलब नहीं है. उससे एक RC पकड़ लो. ओके. अब ये वाला देखो, जैसे ये वाला जो है ना, इस ये वही यही प्रॉब्लम है इसमें. फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिटी आर लेड विद द परसेप्शन ऑफ disjunction means the separation between one's inside and outside. Individuals come to believe they have a true identity hiding within themselves that is somehow at odds with the role. Modern concept places a supreme value on authenticity, validation of inner being. It is on the inner side, not the outer. Oftentimes, individuals may not be able to understand who that inner self is, but only a vague feeling. This can lead to obsessive focus on the question, who am I really? Search for an answer produces feelings of alienation. Anxiety can only be relieved
when one accepts that inner self and receives public recognition for it. Okay, now look at the absurdity of this question, and the option and the answer also. The modern concept of identity, with its emphasis on authenticity, leads to feeling of alienation when an individual's social identity is not aligned with his inner self and does not receive public recognition. तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है? You can easily eliminate it, ठीक है? क्योंकि ये बोल रहा है कि it can only be relieved when one accepts inner self and receives public recognition. और ये बोल रहा है does not receive. So this anyway is a highly distorted form, so we can remove it. The perception of disjunction between one's inner and outer selves is the foundation of identity. And the modern identity values authenticity and social validation to be free of alienation and anxiety. Okay, modern identity values authenticity. तो वो बोल रहा है modern concept of identity places a supreme value on authenticity. ठीक है? And social validation to be free of alienation and anxiety. This is wrong. This is wrong. So we can remove it. The perception that one's inner self differs from the role one plays in the society drives individuals to seek their authentic selves and contributes to the sense of alienation in contemporary societies. अब इसने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी नहीं बताया है. इसने ये भी नहीं बताया है कि कंट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ एलियनेशन के बाद में हाउ डज इट get relieved. Okay, answer for search produces feelings of anxiety and can only be relieved when one accepts that inner self and receives public recognition. As per me, this is an important part. Is it not? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ये. अच्छा, modern concept of identity involves seeking authenticity and social validation as a means of alleviating feelings of alienation and anxiety, wherein individuals' inner identities are affirmed and accepted by others. So I had marked this because this to me was a better representation of you as a means of validation and alleviating feelings of alienation, जो कि इसने बोला है कि can be relieved. But he has marked 3 and he says in the explanation that ठीक है, इसमें हमने ये वाला पॉइंट नहीं लिया तो कोई बात नहीं, बाकी ये सारे पॉइंट ले लिए हैं. तो अब देखो, आंसर तो उसको देना है ना, तो वो अपने हिसाब से उसको जो समझ में आएगा वो मार्क कर देगा और उसको जस्टिफाई कर देगा. यस, वैभव हैड अ पॉइंट एंड देन सागर. यस वैभव. सर मैं यही कह रहा था कि थर्ड वाले में लास्ट पॉइंट नहीं था, इसलिए लास्ट वाला जो पार्ट है इसलिए मैंने बहुत टाइम लगाया, सारे ऑप्शंस वापस पढ़े मैंने, बिकॉज बाकी ऑप्शंस में ये मेंशन था, इसमें नहीं था. बट इन द एंड मैंने यही मार्क करा था, थर्ड ही करा था. ठीक है, चलो, तो यू वर लकी टू हैव मार्क दैट. सर बट टाइम ज्यादा लग गया इसमें. टाइम ज्यादा लग गया एंड आई ऑफ कोर्स आई डिड नॉट स्पेंड मच टाइम बट आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. यस सागर. यस सर. सर आपने इसमें जो ये वाला पॉइंट था, इसको आपने ये कैसे ले लिया, जो लास्ट में लिखा है एक्सेप्टेड बाय अदर्स को आपने पब्लिक रिकग्निशन कैसे ले लिया? जो रिसीव्स पब्लिक रिकग्निशन फॉर इट. फिर वो सेम होता है, मतलब एक्सेप्टेड बाय अदर्स या फिर पब्लिक रिकग्निशन? इफ समबडी इज रिकॉग्नाइज्ड इन दैट मींस एक्सेप्ट कर लिया. सी, अब मैं तो इनको आई अकाउंट फॉर देयर सुपीरियरिटी आल्सो ना. सी, आई ऑब्वियसली अब ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है ये. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. This in a sense is better than this in many respects, but this has missed a very important point as per me. Yes, Manav. सर मुझे थोड़ा फर्स्ट वाला डाउट था कि उस वाले में वो डिस्टॉर्शन वापस आ सकते हो. नहीं, ये तो बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है ना. डज नॉट रिसीव पब्लिक. सी, हम बात कर रहे हैं कि वो कब रिलीव होगा, ठीक है, व्हेन पब्लिक रिकॉग्नाइजेस. तो उसका नेगेटिव जो उसका है निगेट करके कि डज नॉट रिसीव पब्लिक रिकॉग्निशन, तब हम अलाइन नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है. हम अगर ये कह रहे हैं कि if let's say A happens, then B will happen. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि A doesn't happen, then B will not happen. Yes, yes, okay, तो इसमें तो वही लिखा है उसमें, तो ये गलत है. ठीक है, anyway छोड़ो इसको. ये उत्कर्ष. सर थर्ड में तो मॉडर्न कंसेप्ट का कुछ बताया भी नहीं है. मॉडर्न कंसेप्ट का कुछ नहीं बताया. यू आर राइट. यस सर. कंटेम्पररी सोसाइटी बस लिख दिया उसने, मॉडर्न कंसेप्ट का नहीं बताया, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी नहीं बताया. तो अब ठीक है, देखो इसीलिए क्या है कि अब हम उसके ग्राउंड पे खेल रहे हैं जाके, तो उसके रूल से खेलना पड़ेगा. तो ठीक है भाई, ये कह रहा है थर्ड सही है तो होगा उसके, बट हमारे हिसाब से सही नहीं है कोई भी. इनफैक्ट नो ऑप्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच कैप्चर्स एवरीथिंग इन द राइट वे, नॉट इवन रिमोटली. सो फाइन, इफ ही इज मिसिंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सेइंग दैट दिस इज द आंसर, देन दैट्स हिज विश. लेट्स मूव ऑन. ये ठीक है, ये वाला इतना मुश्किल नहीं था, ये भी आपको ये हो जाता, पर यही है कि टाइम लगेगा.
डिटर्मिनिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगी. टू रेडिकली डिफरेंट व्यूज. डिबेट इज एज मच अबाउट फेथ एज इट इज अबाउट रीजन. अब देखो ये फेथ और रीजन बोल के इसने दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट करवा दिए. बट देर इज वन थिंग दैट they agree: technological advances often mark turning points. All of these are important. Civilization assume current form as a result of technology. तो ये कह रहा है कि जो डिटर्मिनिस्ट होते हैं और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगी. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, बट दे बोथ एग्री ऑन दिस थिंग कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं उन्होंने ही हमें सिविलाइजेशन को आज इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया. सो दे एक्नॉलेज दैट. So while the conflict between determinists and instrumentalists regarding the nature and destiny of humanity is unlikely to be resolved, they both agree that civilization in its current form is an expression of both faith and reason. ये बिल्कुल बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन. ठीक है, इसमें ये तो बताया नहीं कि नए नए जो इन्वेंशन हुए हैं, नए नए टूल्स आए हैं, न्यू वेपनरी आई है, इससे क्या होगा, ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं. सो दिस इज टोटली रॉन्ग. Both determinists and instrumentalists agree that technology form tools and this breakthroughs to the current form is a product of ही क्या लिख दिया इसमें यार. Just because this faith and reason is written here, you have put it here. So this is a totally wrong option. Very easy elimination. While determinists view civilization as a result of reason and instrumentalists see as an expression of faith, totally wrong. तो आपने तीन में तो इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन दे दी है कि उसको आसानी से एलिमिनेट हो गए. Despite having conflicting perspectives on fundamental nature and future of humanity, determinists and instrumentalists find common ground when it comes to role of technology. So this is a straightforward answer. So this was a easy question. लंबा आपको लग रहा था हमको, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं था. ये कर लेना चाहिए अगर करा है तो. This was not very difficult question. All right. So looking at now reviewing this was easy. This was absurd. Forget about it. This was moderate, I would say at best. Time consuming जरूर है, तो अगर जो लोग जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं उनको नहीं करना चाहिए. If you are able to read and figure it out quickly, then it is fine. This was easy, as I said. This was again absurd. This was moderate difficult. This was easy to moderate बोलूंगा इसको, and this was moderate to difficult. So in such a 8 questions आपको अगर easy आपने कर लिए, जैसे ये वाला कर लिया एक, और फिर आपने ये दूसरा कर लिया, और फिर आपने एक तीसरा कर लिया, तो 3 या 4 अगर आपने कर लिए तो ठीक है, दैट्स ओके. 4 अगर आपने निकाल लिए इसमें से तो दैट्स ओके. यस उत्कर्षा. सर 3-4 करेक्ट होने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता. चाहे ये क्वेश्चंस बीच में एब्सर्ड होते हैं, बट आगे बहुत अफेक्ट करता है आरसीबी. कोई बात नहीं. फॉर्चुनेटली these people are not the ones that are going to design the CAT paper, right? So we should take solace in that. कि ये गधे थोड़ी बनाएंगे. कैट का पेपर जो बनाएगा वो hopefully he should be more logical. We can only hope, right? We cannot control beyond a point. Yes, Ashwini. सर मुझे 19th क्वेश्चन में कुछ पूछना था. 19th क्वेश्चन में पूछिए. सर मुझे एक बार शो कर दो. हाँ, तो मुझे इसमें ये पूछना था कि मतलब सेकंड से स्टार्ट. ये नहीं सर, मतलब वो था लेक वाला था, 18th होगा इसमें. हाँ सर. तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब थर्ड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब हम फैक्ट से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये फैक्ट दिया हुआ है. एक बार बताओ कि टुडे only 10% students attended my class. एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है. The attendance today was a minuscule fraction. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा? हाँ सर फैक्ट वाला, मतलब 10% स्टूडेंट ये पहले आएगा. हैं? यस सेकंड वाला आएगा, फिर मतलब इसका लॉजिक नहीं रहेगा. आपका तो बेसिक ही हिला हुआ है यार. अगर सपोज करो कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं that 100,000 people today watched the match. एक स्टेटमेंट दिखाया कि a huge crowd had come to watch the match. कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा? सेकंड वाला.
यार ऑब्वियस है ना, पहले आप बोलोगे ना कि आप आइडिया दोगे ना, फिर उसके बाद में बताओगे कितने आए। ये थोड़ी बोलोगे 100,000 पीपल हैड कम टू वॉच द मैच, अ ह्यूज क्राउड हैड कम टू वॉच। ये तो आप बेसिक ही डिफीट कर रहे हो आप यार। मतलब दिस इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन इफ यू आस्क मी। सर मुझे ना लगा कि मतलब फैक्ट से कई बार स्टार्ट करते हैं। अरे यार आप क्या बात कर रहे हो यार, चलो छोड़ो अभी आप, ठीक है फॉरगेट इट, लीव दिस क्वेश्चन, आप करो मत। मतलब मेरे हिसाब से तो आपको पैरा जंबल छोड़ देने चाहिए, मत ट्राई, मत अटेम्प्ट करो। ओके इतना, मतलब ये तो बहुत ही एक बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन है यार, कि जब भी हम इस तरह से बात करते हैं कि वेरी फ्यू पीपल हैड कम टुडे और देयर वाज अ वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, ओनली 2% केम। तो ऑब्वियसली ओनली 2%, अगर मैं बोल रहा हूँ ओनली 2% केम, देन उस स्टेटमेंट का कोई मतलब है क्या, ये बताओ। जी, स्टेटमेंट जब आप लिखते हो तो उसका कोई पर्पज होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि ओनली 2% केम टुडे, देयर वाज अ मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। अरे जब आपने ओनली 2% लिख दिया वहां पे, तो फिर सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? राइट, समझे कि नहीं समझे? हाँ। ठीक है चलो। ओके लेट्स नाउ लुक एट these passages now. When you go through these passages, तो डिसाइड करना है कि कौन सा पहले करेंगे बाद में करेंगे। तो हमने जैसे यू गो थ्रू दिस, ओके बर्ड का माइग्रेशन है, डिसोरिएंटेड, फाइन वी कैन कीप इट। लर्निंग स्टाइल्स, वार्क मॉडल, okay, then we come to this human feelings can be expressed numerically, behavioral, okay, then histology, revelation, history of anatomy. तो मुझे जनरली आई प्रेफर टू डू दीज इन द एंड, ओके आई मीन दैट्स माय पर्सनल चॉइस, मे बी नॉट योर्स, बट इस तरह के जो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मुझे आई फील ऑलवेज कि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गिश टाइम, एंड आई ऑल्सो जनरली थिंक कि इस तरह से इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि एंड में कोई आपको क्वेश्चन आपको मिल गए जो कि आप बिना पूरा पैसेज पढ़े हुए भी हाथ मार सकते हो, तो वो हम देखेंगे अभी इसमें। तो इसलिए देन आई सेड ओके आई डू 1 2 3 एंड देन गो टू 4 इन द एंड। सो दैट्स हाउ आई प्रोसीडेड। नाउ बैड वेदर्स में बर्ड डिसोरिएंट हो गई, ये इधर उधर उड़ गई, इवन इवन व्हेन वेदर इज नॉट अ मेजर फैक्टर, तो बर्ड कैसे हिल जाती है। तो एक स्टडी हुई है जिसमें डिस्टर्बेंसेस टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैन लीड बर्ड्स एस्ट्रे, दिस इज कॉल्ड वेग्रेंसी, भटक जाना। ठीक है, वेग्रेंट मतलब कि जो अपने डिविएट हो गया हो नॉर्मल पाथ से, इवन इन परफेक्ट वेदर एंड स्पेशली ड्यूरिंग फॉल माइग्रेशन। सो अगर वेदर सही भी है तो भी दीज बर्ड्स कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। When with North America's bird population declining, assessing the cause of vagrancy could help scientists better understand the threats birds face and the way they adapt to these threats. For example, birds that wind up in an unfamiliar territory are likely to face challenge. तो अगर एक बर्ड जो है वो भटक के किसी ऐसी हार्श टेरिटरी में चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मर भी सकती है। लेकिन अगर वो किसी गलती से अच्छी टेरिटरी में चली गई एक्सीडेंटली, तो उनके लिए अच्छा होगा। तो ये सब साइंटिस्ट के लिए समझना थोड़ा अच्छी चीज है। Earth's magnetic field is generated by several factors. Decades worth of lab research suggests that birds can sense magnetic field using magnetoreceptors in their eyes. So now their eyes are fitted with some magnetoreceptors, and the bird can sense the magnetic field and therefore can chart out a path. There is increasing evidence that birds can actually see geomagnetic fields. In familiar areas, they navigate by geography, but in some situations, it's easier to use geomagnetism. सो फाइन, ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट। यहाँ से यहाँ तक हम रिकैप कर लेंगे कि बर्ड्स के बारे में बताया कि वो वेदर में तो भटकती है, लेकिन वेदर अच्छा होने में भी भटक जाती हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज हो सकता है वो गलत जगह चली जाएं, एंड मे बी दे गो टू अ राइट प्लेस एंड दे हैव मैग्नेटो रिसेप्टर्स इन देयर आईज विच देन हेल्प देम इन असेसिंग और deciphering the magnetic field. But birds' ability to navigate can be impaired when those magnetic fields are disturbed. Such disturbances come from sun's magnetic field, for example, solar activities, sunspots, other sources. While factors such as weather play a bigger role, the researchers found a strong correlation between birds that were captured far outside the expected range and geomagnetic disturbances that occurred both during fall and spring migrations. But the relationship was particularly pronounced during the fall. So अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जब ये सोलर एक्टिविटी होती है तो उसके कारण डिस्टर्ब हो जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, एंड देयरफॉर दिस कॉजेज वेग्रेंसी, एंड देयर वाज अ स्ट्रांग कोरिलेशन बिटवीन द बर्ड्स दैट वर कैप्चर्ड फार आउटसाइड देयर एक्सपेक्टेड रेंज एंड द जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। मतलब उन्होंने स्टडी किया तो कोरिलेशन देखा गया कि जो बर्ड्स भटक गई थी वहां पे डिस्टर्बेंसेस थे इन द जियोमैग्नेटिक फील्ड।
Geomagnetic disturbances affect the navigation of young and elders, suggesting the birds rely similarly on geomagnetism regardless of their level of migration experience. तो ये एक्सपीरियंस पे नहीं है, जो बच्चे हैं वो भी उतना ही भटकते हैं जितना बड़े भटक जाते हैं. They had expected this with heightened solar activity would be associated with most vagrancy. तो अब उन्होंने एक कोरिलेशन से अज्यूम कर लिया कि जहाँ पे ज्यादा सोलर एक्टिविटी है वहां पे ज्यादा वेग्रेंसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सोलर एक्टिविटी एक्चुअली रिड्यूस द इंसिडेंस. तो उसका रीजन ये निकाला कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी थी उसके कारण इनके मैग्नेटो रिसेप्टर्स की अनयूजेबल हो गए. सो देयरफॉर दे हैड टू रिलाई ऑन अदर क्यूज एंड देयरफॉर दे वर नॉट लॉस्ट. So we think the combination of high solar activity and geomagnetic disturbance leads to either a pause in migration or a switch to other cues during fall migration. So ये इन्होंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा सोलर एक्टिविटी होती है या जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होता है तो देन दे either pause or use some other cues, maybe geographic cues or weather cues or something else. So interestingly, birds that migrate during the day were generally exceptions to this rule. They were more affected by solar activity. तो ये कह रहा है कि जो बर्ड्स दिन में गए जाते हैं दे वर मोर अफेक्टेड बाय सोलर एक्टिविटी, और जो रात में जाते हैं वो नहीं होंगे. सो इस तरह से. So passage was not, of course, difficult to read in any sense. Let's look at the questions. What is the main idea of the passage? The factors that contribute to the phenomenon of vagrancy. Can this be the answer? And if not, why not? So मैंने तो 1 ही मार्क किया था एक्चुअली. 1 और 3 में सर कंफ्यूजन था, दोनों एक्चुअली सेम से लग रहे थे इसलिए. नहीं यार, देखो बहुत बड़ा फर्क है ना. सी हियर वी आर फोकस्ड. इफ लेट्स से आई आस्क यू टू label this passage, what is, let's say, one or two words that you would use to describe the passage? कुछ भी. सर जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना फर्स्ट वाले में. See, geomagnetic, you are not talking about all the factors. There are many factors. One is weather, other is geography, third is electromagnetic field. Maybe there are others also. They have not indicated because he said that. यहाँ पे इसने ये भी कहा है ना कि when the radio frequency activity generated by solar disturbances could make these unusable, leaving birds to navigate by other cues instead. So what were the cues? एक weather बताया इसमें, geography बताया, हो सकता है और भी हो, we don't know. So this is a very broad expression of the main idea. I mean, because they are not talking about all the factors. They are specifically focused on the electromagnetic field. Right? So therefore, this is wrong. The failure of a bird's navigation system is associated with increased vagrancy among migratory birds. Again, this has got absolutely no relevance here because ना तो इसमें मैग्नेटिज्म की बात की गई है ना किसी और क्यूज की बात की गई है. The correlation between disturbances in Earth's magnetic field and birds' vagrancy during migration. ये जरूर डिस्कस किया गया है. We can say the impact of disturbance in weather, geomagnetic field and solar activity on the migration. Now see, solar activity and geomagnetic field, they are not separate. The geomagnetic field is impacted by solar activity. So you cannot keep them both separate. And weather disturbances have not been discussed in detail there, that in this kind of weather, let's say snowstorm आया तो क्या करती हैं, rainfall होता है तो क्या करती हैं, summer होता है तो क्या करती हैं, fall होता है तो क्या करती हैं, तो वो सब कहाँ डिटेल में बताया उसमें. Therefore, this is also wrong. सर मेन बात तो वेग्रेंसी डिस्कस नहीं करा ये वाले में. हाँ करेक्ट सॉरी, इसमें वेग्रेंसी तो बात ही नहीं करी है. यू आर राइट, वेग्रेंसी की तो बात नहीं करी, माइग्रेशन की बात करी, जबकि द मेन आइडिया इज वेग्रेंसी. राइट. यस मानव. सर जैसे थर्ड वाले में सोलर का कुछ नहीं बताया था, तो नहीं तो वो इसमें कैप्चर हो गया ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में. डिस्टर्बेंसेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैपन ड्यू टू व्हाट? सोलर एक्टिविटी. अच्छा, सो दैट इज ऑलरेडी कैप्चर्ड हियर. None of the following is implied in second except. So how do we simplify this? Which of the following is implied? Right? Studying vagrancy can help scientists in conservation of bird population by developing strategies to help them adapt to threats. So इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग. ये है क्या आंसर? नहीं सर, स्ट्रेटजी की तो बात ही नहीं करी है, मतलब खुद बनाने की बात नहीं हुई है. स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है. ये जरूर लिखा हुआ है कि assessing the cause of vagrancy could help scientists better understand the threats birds face and the ways. Okay, strategy की कोई बात नहीं करी. Decline in this can be attributed to vagrancy. No, we cannot say this. Migratory birds from North America end up in hostile. We cannot say this.
Correct answer is 4 here. The causes of vagrancy can help identify the threats that birds face and how they adapt to these threats. 4th is the easy choice here, right? In which of the following scenarios would researchers be confident in asserting that birds used magnetoreceptors to migrate? When birds are migrating in their known territories where they do not need internal cues. So how, if they don't need internal cues, then how can we say that bird used magnetoreceptors? When the birds migrate successfully during increased periods of solar activity which interferes with Earth's magnetic field. Again, we can't say, can we? Because उसमें ये बताया हुआ है कि सोलर एक्टिविटी में तो मैग्नेटोरिसेप्टर काम ही नहीं करते इनके, और पर्टिकुलरली डे में जो जाते हैं उनमें तो काम कर जाते हैं, लेकिन जो बाद में जाते हैं रात वात को उसमें नहीं करते. तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. When birds are migrating far outside of their expected range during the period of geomagnetic disturbance. Yes, here we can say that because of geomagnetic disturbances, they got strayed and they went into a different on a different path because they were using magnetoreceptors. So this looks okay. Weather patterns के कारण, alteration के कारण जा रहे हैं, तो how can we say that they are using magnetoreceptors? Correct answer is 3. Okay, I hope it's clear. Which of the following statement best reflects the effect of geomagnetic disturbances associated with heightened solar activity on bird vagrancy? Since solar activity primarily affected the sunlit side, ये कहाँ है? Sunlit side of the earth, daytime migrants paused. ये बिल्कुल ही गलत है. There is no mention of sunlit side or anything. Solar activity increased the vagrancy in some daytime migrants, but mitigated vagrancy for nighttime migrating species. We can say this. Since radio frequency noise from solar activity disabled birds' magnetoreceptors, the incidence of vagrancy became widespread among migrators. देखो ये तो ठीक है, लेकिन incidence of vagrancy became widespread ऐसा तो कोई correlation नहीं बताया इसमें. बताया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बताया. Generally, heightened solar activity unexpectedly had no negative impact. ऐसा तो नहीं है. ये कह रहा है कि it definitely impacted. Interestingly, birds that migrate during the day were generally exceptions. They were more affected by the solar activity. So, can we say that they had no negative impact? So, ये तो गलत है. It's wrong. Correct answer is 2 here. So, this was, I would say, a little sane and a little logical passage with not really too much of problem. है क्या? बताइए कुछ any views or thoughts on this passage? गड़बड़ की है फिर भी चुपचाप बैठे हो तो गड़बड़ की है लग रहा है. ये सागर, सर मेरे तो सारे गलत हो गए. सारे गलत हो गए? ऐसा क्या कर दिया आपने? आपने चिड़ियों को दाना नहीं डाला लग रहा है. थोड़ा सा कबूतर को दाना डालो, मे बी दे विल ब्लेस यू. यस सागर. सर मतलब ये पैसेज ब्रॉडली समझ आ गया था, बट जब क्वेश्चंस कर रहा था तो मतलब मैंने अटेम्प्ट ही 3 किया और उसमें से 1 सही हुआ था. मतलब इस पैसेज में काफी खराब गया था मेरा ये, क्योंकि सर फर्स्ट वाला क्लियर चला गया क्योंकि उसमें ब्रॉडली आपको समराइज करना था कि पैसेज किस बारे में था. फर्स्ट वाला सही चला गया. बाकी जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो सर उसमें मतलब मैं कंफ्यूज हो गया ऑप्शंस के बीच में कि ये है वो है. तो फिर और 4th वाला तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि मतलब 2nd और 3rd में कंफ्यूजन हो रही थी, तो वो बिल्कुल ही नहीं अटेम्प्ट किया. तो सर क्वेश्चंस में काफी ज्यादा वो हुआ कि मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो फिर मैं आंसर नहीं कर पा रहा था. ओके. यस महाजीत. सर मेरे 3 सही हो गए आउट ऑफ 4, बट जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, बार बार उसी में गलती हो जाती है. मैं जब एम कैट भी देता हूँ, सेंट्रल आइडिया में मेरी वो जो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज ये कई बार गलत हो जाता है मेरा. तो इसमें आपने क्या लिख दिया मेन आइडिया? मैं 3rd और 4th में कंफ्यूज था. ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया, बट अल्टीमेटली आई वेंट विद 4th. बट व्हाट मेड यू गो विद 4 में? जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें वेगरेंसी का तो नाम ही नहीं दिया हुआ है. हाँ, अब मैंने रियलाइज किया वो पॉइंट ना. दूसरा सोलर एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट. So you cannot have geomagnetic field separately and solar activity, because solar activity directly थोड़ी कर रहा है impact. Solar activity is making an impact on these birds through changes or disturbances in geomagnetic field. Therefore, you cannot keep them both at the same, in a parallel, geomagnetic and solar activity, right? Right. And weather का तो impact discuss हुआ ही नहीं है उसमें.
तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लर्न फ्रॉम इट। यस प्रशांत। Sir, I'm not quite satisfied with question third answer. क्वेश्चन थर्ड, ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम Yes. इन क्वेश्चन थर्ड? सी, आपको क्वेश्चन Sir, समझो, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि किस सिचुएशन में इन चारों में से रिसर्चर बोलेगा कि हाँ यार ये बर्ड जो है ना मैग्नेटो रिसेप्टर यूज कर रहा था माइग्रेट करने के लिए। तो आपने कौन सा आंसर लगा दिया? sir, second. When birds successfully migrated during the periods of increased solar activity. Now ये तो यार सबसे सबसे आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा ये। कैन यू Sir, बी, passage एक में मिनट एक एक मिनट एक मिनट ऐस- एक मिनट एक मिनट, वहां पे उसने क्या लिखा हुआ है कि जब इंक्रीज सोलर एक्टिविटी होती है तो कई सारी बर्ड्स का जो मैग्नेटो रिसेप्टर जो होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ड्यूरिंग Yes, पीरियड sir. ऑफ हाइटेंड सोलर एक्टिविटी, सॉरी ये रहा यहाँ पे, द रिसर्चर एक्सपेक्टेड दैट जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद बी एसोसिएटेड विद मोस्ट फ्रीक्वेंसी बट solar activity actually reduced. One possible reason is that this could make the birds magnetoreceptors unusable. लेकिन फिर भी उसमें से जो बर्ड दिन में उड़ती हैं वो ये इसका एक्सेप्शन थी। तो अगर एक बर्ड वेग्रेंट है और सोलर एक्टिविटी हो रही है तो आप ये थोड़ी कह रहे हो कि वो मैग्नेटोरेसेप्टर यूज कर रही है। यू कांट से दैट। सर मैंने इसे थोड़ा ऐसे समझा था कि सोलर एक्टिविटी से वो पैसेज में जैसे आपने वो इन्फ्रेंस बताया ना कि वो मैग्नेटोरिसेप्टर ऑफ हो जाता है, हाँ, तो पैसेज में इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली असर्ट कर दिया था कि हाँ वो ऑफ हो जाता है। तो मुझे लगा कि हाँ यही वो नहीं लेकिन स्टेटमेंट है एक्सेप्शन जिससे दिया ना वो उसमें, एंड में एक्सेप्शन दिया हुआ है ना। देखो उसमें क्या है, अगर सपोज करो यहाँ पे ये लिखा होता कि when the birds migrate successfully during periods of increased solar activity by traveling only at night, तो आप कह सकते हो, ओके, क्योंकि रात को मैग्नेटो रिसेप्टर अफेक्ट नहीं होते उसके, ठीक है ना। चलो, ऑलराइट, लेट्स मूव। आइडिया ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, वार्क मॉडल, विजुअल, मोस्ट रिकग्नाइजेबल लर्निंग स्टाइल, विजुअल लर्नर्स लर्न बेस्ट, लर्निंग स्टाइल्स दैट एमर्ज। तो ये एक लर्निंग स्टाइल का मूवमेंट था जिसमें एक आ गया था कि लर्निंग कैसे होती है। तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी वालों ने कहा कि ओके वी कैन हैव अ लर्निंग स्टाइल्स अप्रोच, दैट मीन्स दैट पीपल लर्न इन डिफरेंट वेज। लर्निंग स्टाइल मीन्स somebody स्टाइल इज visual, somebody learns by way of visual, somebody auditory, somebody reading, somebody kinesthetic। तो इसके पीछे अब दिस बिकेम अ पेडागोगिकल behemoth, इसके कारण बहुत सारी बुक्स, वर्कशॉप, कंसल्टेंट आने लगा। लेकिन समवेयर अलोंग द वे समथिंग वेंट badly wrong, theory became detached from science and reality। तो इतना जो हल्ला मच रहा था, दिस went wrong, and then this Frank led a review. His team identified 71 different learning styles. They compiled a wide array of associated journals, and all this, few of which are peer reviewed. With its huge popularity and deep roots, you might wonder what is so problematic about this theory. The first is a validity, that whether this style is a real and specific property of individuals, whether they learn material better when presented to them in a particular modality, and if it is real, can learning styles actually be measured? Well, learning styles tool measure is not a learning style, but rather a learning. What learning style tools measure is not a learning style, but rather a learning preference. Someone may prefer to listen to this. The problem is there is no evidence that audio will lead such a person to a better understanding. तो इसमें देखो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि किसी इंसान की लर्निंग प्रेफरेंस जो है या लर्निंग स्टाइल जो है वो विजुअल है, मतलब उसको कोई चीज पिक्चर के थ्रू दिखाओगे समझ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लर्निंग प्रेफरेंस होती है। मेजर कैसे करेंगे? तो लर्निंग प्रेफरेंस से करेंगे, दैट मीन समबडी प्रेफर्स टू लर्न विजुअली। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, समबडी में प्रेफर टू लर्न विजुअली, समबडी में प्रेफर टू लर्न इट बाय रीडिंग, ऐसा। लेकिन ये नहीं है कि अगर जो कि प्रेफर वैसे कर रहा है उसको अगर उसी तरीके से सिखाया गया तो वो ज्यादा अच्छा सीख गया, ऐसा कुछ नहीं है। So study where visual learners learn better when presented with material in the form of picture, and whether verbal learners learn better when material was presented in words. Although visual learners felt more confident, but they found no difference in learning performance. तो confident भले वो होंगे वो, लेकिन ऐसा कोई difference नहीं है। This result suggests that even if we accept that individuals have preferences for how they learn, there is no way to assess their postulated learning styles with any accuracy. Learning style theory suggests that people have discrete groups of learning preferences, but measurement problems suggest that this is not always the case. Effectiveness of learning methods is determined more by the nature of material being learned than by subjective preference. So effectiveness of learning methods is determined more by nature of material. कि कोई सा मटेरियल जो है वो विजुअल से अच्छा सिखाया जाएगा, कोई सा अच्छा मटेरियल वर्बल से सिखाया जाएगा।
For example, visual aids are more effective for learning geography, but auditory are more for learning pronunciation. So ये पैसेज में सिर्फ ये बताया कि जो लर्निंग स्टाइल की थ्योरी थी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टाइल होती है एंड दे लर्न बेटर बाय दैट, विजुअल वाला विजुअल से, तो ये चीज जो है वो उसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं मिला एंड दे कुड नॉट रियली प्रूव इट एंड then they came to learning preference, that somebody may have a learning preference, but then that also did not lead them to any conclusion that whether if somebody prefers to learn by visual, then is he a better learner than somebody who learns by some other method. So there nothing of that sort was shown, and then they said, okay, maybe the effectiveness of learning method depends on the material that is to be learned. Certain things can be learned better by way of visual approaches like geography, and certain can be learned by auditory, which is pronunciation. So passage देखा जाए तो डिफिकल्ट नहीं था, बट इसके क्वेश्चंस जो थे वो उन्होंने कुछ मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको लेके ऐसे जबरदस्ती में घुमा दी, होशियारी ज्यादा दिखा दी. लर्निंग, देखो इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट बताए, लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग प्रेफरेंसेस, मेजरमेंट्स ऑफ दीज, लर्निंग परफॉर्मेंस, है ना, देन उसके बाद में लर्निंग परफॉर्मेंस, मतलब इतने सारे इन्होंने इसके अंदर इतने सारे टूल्स हैं इनके पास बेवकूफ बनाने के लोगों को. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. द ऑथर सजेस्ट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विद वार्क मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल एक्सेप्ट देयर इज नो साइंटिफिक वैलिडिटी और एविडेंस फॉर द क्लेम्स मेड बाय वार्क मॉडल. ये तो है, ट्रू है, ये तो प्रॉब्लम है, बताया हुआ है ना कि ऐसा कोई इसके पीछे साइंस ये लिखा हुआ नहीं है. थ्योरी बिकेम डिटैच्ड विद फ्रॉम द साइंस एंड रियलिटी, राइट. तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू है. पीपल डू नॉट हैव स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ लर्निंग प्रेफरेंसेस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. Learning style theory suggests that people have discrete groups, but measurement problems suggest that this is not always the case. तो ये भी एक प्रॉब्लम बता दी गई है, right? Effectiveness of learning methods is determined by subjective preferences. Effectiveness of learning method is determined by subjective preferences. उल्टा बोल रहा है. हाँ? बोल रहा है. ये लिखा effective of learning method is determined more by the nature of material being learned than by subjective preferences. So is this a problem or not? The problem. There is a problem or not? बताइए. It is a problem, ना? हाँ? एक मिनट. Let's be very clear. The effectiveness of learning methods is determined more by the nature of material being learned than by subjective preferences. Effectiveness of learning method is determined by subjective preferences. Is this a problem or not? It is a problem, na? There is no reliable way to measure and categorize somebody's learning style. ये बताया हुआ इसने. There is no reliable way to measure and categorize. ये बताया हुआ है इसने. ये लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे बताया हुआ है. Learning style, whether the learning style is real, whether they learn material benefits, whether it is real, can a learning style be actually measured? What learning style measure is not a learning style but rather a learning preference. तो ये भी प्रॉब्लम है. तो चारों ही मुझे तो प्रॉब्लम दिख रही है. हाँ सर. हाँ यस सर, मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन फिर मैंने थर्ड मार्क कर दिया था वो देन वाली चीज देखकर. क्या वाली चीज देख के? वही कि डिटरमाइंड बाय, अभी जो लास्ट पैराग्राफ में था. नहीं, लेकिन ठीक है, आपने देखो मार्क कर दिया वो ठीक है, लेकिन क्या हम मार्क करने के हकदार थे वो? कैन बी? नो सर. देखो सर, effectiveness is determined more by A than by B. बट उससे भी हो रहा है ना. Effectiveness of learning methods is determined by B. This is a problem ना. ये भी प्रॉब्लम है. तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आया इसमें क्या मार्क करना है. सेम मेरे को. उसको खुद को समझ में नहीं आया जिसने मार्क किया. हाँ, जिसको खुद को समझ नहीं आया. मतलब सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट आपने एक पैसेज बना दिया, ठीक है, सबने पढ़ लिया, उसको सबने समझ लिया. अब आपने एक आंसर निकाल लिया उसमें कुछ भी, एंड देन यू आर जस्टिफाइंग इट. आई वेंट थ्रू द डिस्क्रिप्शन, द एक्सप्लेनेशन आल्सो. आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट. ओके, तो दिस इज अ रिडिकुलस क्वेश्चन, अगेन absurd. A for absurd. Let's move to the next one.
Which of the following factors did not contribute to the emergence of concept of learning styles? ये वाला इजी था सर। The need to recognize the individual differences, ये तो है, ठीक है, it contributed. Desire for more scientific approach. Development in personality, ये भी है, तो ये easy question है. Quest for a universal method of teaching that works, ये तो बिल्कुल ही opposite है ना. आपको लर्निंग स्टाइल जो है आपने बनाया है इसलिए कि भाई आप हर आदमी की इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल यू वांटेड टू सी, right? You didn't want to focus on a comprehensive one universal learning style of people. So that's why you. So this is the easy question. Okay, so fine. Let's give him that. Now again I have a challenge with this. Which of the following sets of word phrases best encapsulates? सर मतलब ये क्वेश्चन देख के मैं इतना खुश हुआ था कि मतलब कोई मॉक्स में मतलब जैसा कैट में क्वेश्चन आता है वैसा है, बट आंसर देख के सर तो आपने क्या मार्क कर रहा है इसमें? मैंने इसमें मेरे हिसाब से सर वो जो VAR के वाला मॉडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो वो तो होना चाहिए था। I 100% सर मैंने सेकंड करा था। हाँ, क्या डाला था? एंड सर इन दोनों में Second. लर्निंग सर I marked fourth. Fourth. Sir, I सेम marked सर, fourth. सेम Same. सर I मैंने also. तो फोर्थ हिस्ट्री की वजह से एलिमिनेट कर दिया था, कौन सा इमरजेंसी fourth? हिस्ट्री। यस सर। लेकिन उसका जो सही आंसर है उसके अंदर भी इमरजेंसी हिस्ट्री है भाई। थर्ड है देखो, सही आंसर। सही आंसर थर्ड है। मैंने बॉम्बे कहा था। देखो एक मिनट देखो। मैंने भी बॉम्बे किया। एक मिनट। सो इमरजेंस एंड हिस्ट्री, इमरजेंस, ठीक है, लर्निंग स्टाइल इंडस्ट्री, एजुकेशनल रिफॉर्म, वैलिडिटी एंड मेजरमेंट, लर्निंग प्रेफरेंसेस। सी एजुकेशनल रिफॉर्म कहाँ हो गया सेकंड में? वेयर इज द रिफॉर्म? रिफॉर्म तो है ही नहीं यार, कहीं रिफॉर्म थोड़ी हुआ, वो तो करने जा रहे थे रिफॉर्म, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। If it is deep roots in educational reform, you might wonder what is so problematic. The first is the validity of this. तो ये तो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं ला सकते। अच्छा, अब इसमें देखो आप, इमरजेंस एंड हिस्ट्री, वैलिडिटी एंड मेजरमेंट, लर्निंग स्टाइल्स इंडस्ट्री, ठीक है, वैलिडिटी एंड मेजरमेंट, तो ठीक है यार, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, मटीरियल बेस्ड मेथड्स, लर्निंग प्रेफरेंसेस। I thought that VARC model has to be included in this. You cannot wish away. And this fellow has marked 3 as the correct answer. So I fail to understand, boss. I fail to understand. The idea of learning styles began to take shape with the VARC model. Okay. The most recognizable application of learning style is the notion that visual. तो इसमें learning styles क्यों आएगा? VARC मॉडल क्यों नहीं आएगा जब VARC मॉडल बताया हुआ है और फिर बाद में लर्निंग स्टाइल इंडस्ट्री भी कवर किया हुआ है? सर ये सब वार्क मॉडल के बाद ही तो मतलब एक्सप्लेनेशन आ सकती है इनकी, वार्क मॉडल से पहले नहीं आ सकती। करेक्ट। तो इसलिए मेरे हिसाब से फोर्थ इसमें बेटर था, बट एनीवे ठीक है, उसको मंजूर था 3 लगाना तो उसने लगा दिया 3, फाइन। आई वुड कॉल दिस आल्सो absurd. Which one of the following statement if false could be seen as contradicting? So if false contradicting मतलब if true then not contradicting, so either it is supporting or neutral, right? Majority of research paper published on educational practice support the application of learning styles to instructional methodology. Majority of research paper published on educational practice support the application of learning styles to instructional methodology. So is this contradicting or not contradicting? Not contradicting. Not contradicting. Most of the research papers support. तो ये research paper जो आ गए, ये आ गए ना, most of the research papers support. So we can say that yes, this is not contradicting. इसको रख लेते हैं. Matching the mode of instruction to modality specific learning preferences is based on the ability of learner and the content. So matching the mode of instruction is based on content होता है ना, ability of learner गलत है यहाँ पे, इसलिए ये गलत है. This is contradicting. तो मोडालिटी का मीनिंग क्या है? मोडालिटी मतलब कैसे करना है, विजुअल करना है, काइनेटिक करना है, ऑडिटरी करना है, तो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे रखना है आपको, ठीक है, ये बेस्ड करेगा कंटेंट के ऊपर बोल रहा है ना वो, तो इसने यहाँ पे एबिलिटी भी लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया.
if individuals are given instruction in their preferred modality they will experience enhanced learning. ये भी गलत है ना, because वो कह रहा है कि वो प्रेफर्ड मोडालिटी में भी अगर उनको देते हैं तो भी हम देयर इज जो लर्निंग आउटकम्स है वो एनहांस नहीं होते हैं. ओके, ये इन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल में एग्जांपल दिया हुआ है. राइट, रिसर्चर्स फाउंड नो डिफरेंस इन लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. So this also we can say that it contradicts. The learning material delivered via one sensory modality is processed in the brain independently from the material delivered via other sensory modalities. So can we say that this is not contradicting or contradicting? Learning one sensory modality is processed independently from other sensory modalities. तो ये भी बेसिकली कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहा है. इंडिपेंडेंटली है तो फिर तो देन वो वाला मॉडल सपोर्ट हो जाएगा. So this also is contradicting. So one is still okay here, but not a good question. One is okay. बेकार क्वेश्चन था वैसे. तो एज आई सेड कि आपने अगर आप समझो दो पैसेज पकड़े, एक माइग्रेटरी बर्ड वाला पढ़ लिया और एक ये पढ़ लिया, और इसमें से आपके 3 गलत हो गए, तो फिर तो हमारी गड़बड़ होगी ना. बिकॉज दिस वाज अ वेरी, इसके पैसेज पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके जो क्वेश्चन थे वो बड़े बेकार से थे. राइट, एनी व्यूज ऑन दिस? यही हुआ? यस, यही हुआ होगा. आई कुड गेस सो. तो यही है मतलब अननेसेसरीली डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है. हाँ, फिर आके करेक्ट. जबकि ऐसे क्वेश्चन हाँ मतलब ऐसा कुछ था नहीं नहीं. बनाते, ऐसे नहीं बनाते हैं. मतलब इस तरह के क्वेश्चन अभी तो हमने वी हैव डन सफिशिएंट नंबर ऑफ कैट पैसेजेस आल्सो, सो वी नो that this is not the way they create their questions and all. Okay, they are very pointed questions and they don't go about in a roundabout manner. गोल गोल घुमा के दही की लस्सी नहीं बनाते हैं वो. और आप अगर देखेंगे तो इस तरीके के इतने लंबे लंबे ऑप्शंस भी नहीं होते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ दी यू जस्ट go through the CAT passages, you will find that the options are very crisp and very precise. Okay, if you know, you know. You don't know, you don't know. You can't just keep figuring out, keep going around in circles. And these many number of keywords are never used. Okay, at max 3 or 4 are used. इसमें तो 6 यूज कर लिए. इसमें देखो 1 2 3 यस सर 4 5 ये 6. बहुत ज्यादा वेग लगा था. एंड सर ये वेग ही होगा ना इसमें, क्योंकि इसको ये क्वेश्चन बनाना आता नहीं है. ही इज इंस्पायर्ड बाय CL एंड दिस टाइम इवन AIMCAT पीपल हैव आल्सो गॉट इंस्पायर्ड बाय सी. अगर आप CL की मॉक देखेंगे तो CL की मॉक में हर RC नहीं तो 2 या 3 RC में वो कीवर्ड वाला क्वेश्चन डालता है. ठीक है, वो लास्ट मतलब दैट इज हिज पेटेंट, वो हर बार डालेगा. उसके क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं. ओके, सो दीज बगर्स, AIMCAT बगर्स, परहैप्स दे वेंट थ्रू माय रिव्यू एंड जो हमने उनको लताड़ा था, तो उन्होंने भी इस बार एक इंट्रोड्यूस कर ही दिया, चिपका दिया एक, और इसने भी चिपका दिया. इसने तो इतने गलत तरीके से चिपकाया है कि आई डोंट नो. सो सी, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना, आप कोई भी मॉक करते हो, जैसे मैं आप मुझे कोई क्वेश्चन निकाल के दो, मैं आपको विद ग्रेट डील ऑफ सर्टेनिटी बता सकता हूँ. मतलब ग्रेट डील ऑफ सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि ये किसकी मॉक में से लिया हुआ है ये क्वेश्चन. जस्ट उस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी मॉक से लिया गया. नहीं, इनफ नंबर ऑफ अगर आपने कर लिए हैं इनको समझ गए हो तो हम समझ जाएंगे कि ये ना कहाँ से लिया हुआ है इसमें, मतलब किस मॉक का क्वेश्चन है. बिकॉज CL के टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही टिपिकल टाइप क्वेश्चन है. और इनके एक टिपिकल टाइप के इतने लंबे लंबे लॉन्ग वाइंडेड गोल घुमाने वाले जो होते हैं ये IMS के होते हैं, और AIMCAT वालों के एक अलग लेवल के ये होते हैं. ठीक है, तो ठीक है, वी विल लुक एट दैट आल्सो. सर ऐसा देखने के बाद तो डिमोटिवेटर हो जाते हैं. नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, यही तो मेरा पॉइंट है आपको, कि आप क्यों डिमोटिवेट हो जाते हो यार. आप अपना बेसिक्स, मैं आपको लोगों को जितने असाइनमेंट कराता हूँ, जितने भी चीजें कराता हूँ, वो सब लॉजिकल चीजें हैं. आप अपने आप को उधर मेजर करो ना. व्हाई डू यू वांट टू मेजर हियर एंड गेट डिमोटिवेटेड और हैप्पी? आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब ये चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आती, जबकि हम रोज हर बार हर मॉक रिव्यू में ये डिस्कस करते हैं कि जो चीज गलत है उसके ऊपर आप अच्छा ठीक है ना, समबड़ी में से कि अरे सर तो बाकी लोगों के भी तो आते हैं मार्क्स, उनके भी तो आते हैं, तो यार उनके आने दो ना. मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऐसे बता दूंगा, स्टूडेंट जिनके कट ऑफ भी क्लियर नहीं होते थे, फिर भी उनके 98 आए, क्योंकि उन्होंने 99 आए हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी कैट की असली जिस्ट पकड़ ली. तो वो पकड़ना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि इनके चक्करों में भटकते रहो. ठीक है, इसकी अपनी जगह है, आई एम नॉट डिनाइंग, नॉट सेइंग कि दिस इज यूजलेस और समथिंग. ठीक है, इट हैज इट्स ओन प्लेस, बट कीप इट वेयर इट इज.
जब मैंने जैसे आज ये लर्निंग है इसमें कि इस तरह के मॉक्स में आपको 2 पैसेज अगर आप करोगे तो आप हर समय अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो. सो यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू डू 3 पैसेजेस एटलीस्ट इन सच इंस्टेंसेज वेयर द पैसेजेस आर रीडेबल एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो आपको 3 करने चाहिए, 2 से काम नहीं चल रहा है हमारा. 2 हमने गलत पकड़ लिए और एक में 3 गलत हो गए तो फिर हम वापस चले गए. ठीक है. उसके समरी में इतना टाइम लग जाता कि हाँ तो इसकी समरी नहीं करनी है ना, ये तो बोल रहा हूँ. आईएमएस की समरी मत करो, आईएमएस की समरी मत करो. ठीक है. चलो क्वेश्चन देख के हम अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे. अगर किसी के पैरा जंबल बहुत डिफिकल्ट हुए तो वो पैरा जंबल नहीं करेंगे. जनरली आई सीन अभी तक फिर भी फिलहाल ये लोग पैरा कंप्लीशन में फिर भी एक रीजनेबल लेवल ऑफ डिसेंसी मेंटेन्ड है सभी की, क्योंकि ये नए टाइप के क्वेश्चन है ना. अभी इनको इतना मौका नहीं मिला है इसके अंदर खिलवाड़ करने का. अभी जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, देन दील स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद दीज पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस आल्सो. अभी क्या है, इनके पास में इतना डेटाबेस भी नहीं है इसके क्वेश्चंस का. तो यू विल जनरली फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 में से 1 तो बन ही जाएगा और 2 भी बन ही जाते हैं. अगर आप एमकैट का भी देखेंगे तो उसके दोनों इस बार के दोनों पैरा कंप्लीशन बहुत डुएबल थे, इजी थे. राइट. ओके. अब ये यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग्स आ गई, एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकली. तो इसने ये किया है कि पार्टिसिपेंट्स को अबाउट देयर जॉब, स्पाउस, हेल्थ एंड होम कि आपकी क्या फीलिंग्स है और उसको आप रेट करिए 2 आउट ऑफ 7. तो जिसने अपनी 2 आउट ऑफ 7 बताया उसकी प्रोबेबिलिटी है 25% छोड़ के जाने की जॉब. जिन्होंने 6 to 7 बताया उसकी 10% है. सेम वॉज ट्रू फॉर अदर मेजर्स ऑल्सो. ह्यूमन मेजरमेंट गोज बियॉन्ड साइकोलॉजी एंड एक्सटेंड टू रेलम ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अभी ये इकोनॉमिक्स में चले गए. They have previously been critical of feelings data because they deemed them unscientific. This study showed that socio-economic factors had a lesser probability of predicting human behavior than data on feelings. That means आपका जो feelings है उसके ऊपर behavior ज़्यादा better predict किया जा सकता है बजाय socio-economic factors. But while the study has shown the number can quantify feelings, researchers are still a bit perplexed as to why estimates of seemingly subjective feelings can be such good predictors. ठीक है भाई. तो ओसवाल्ड जी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कुड बी एट प्ले. ह्यूमंस आर वेल वर्स्ड इन कंपैरेटिव थिंकिंग एंड हैव द एबिलिटी टू स्केल देयर ओन लाइफ satisfaction against that of their neighbors. तो एक तो ये रीजन है कि कंपैरेटिव थिंकिंग में हम वेल वर्स्ड हैं. वी आर ऑल्सो accustomed to using measuring devices for other aspects of life like temperature, distance and weights. So shouldn't be too surprising we are able to measure our feelings in a similarly accurate way. Study co-author says it may be also because we exercise in mental muscle every day that we comes out data more accurately. अभी हमें हर चीज रेट करने को बोलते हैं on a scale of 1 to 10 rate this movies to restaurant to podcast. Right? दिन भर हम रेट करते रहते हैं. Looking ahead, he hopes that same data can be studied in lower income countries so that it can be applied universally to places with varied levels of economic development. More than anything, he is interested in studying why feelings work so well. While we know that humans have a remarkable ability, we still don't know for sure how it is done. So, passage में दिखाया तो कुछ भी नहीं है. He is just simply saying that your feelings, you can rate them on a numerical scale, and that is a good enough predictor of your behavior. If you rate something as low, then obviously you will take some action to get out of that situation. If you rate it high, then you would want to continue in that particular mode. And then these fellows try to understand, okay, and then say, then this has a bearing on economics because human feelings are a better indicator of their behavior rather than socio-economic factors. And now, how or why is it so? Why these feelings are a better indicator? So there are a number of factors here. One is we have the ability to compare and scale our own life. Then we are accustomed to measuring devices. And and therefore we keep doing it, and also we do this thing day in and day out rating. अब इनका डेटा जो है लोअर इनकम कंट्रीज में भी स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये सिर्फ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूके ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं. तो अब क्या है इसमें, वी स्टिल डोंट नो फॉर श्योर हाउ इट इज डन. ये अभी क्वेश्चन छोड़ दिया. तो पैसेज में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था देखा जाए तो, लेकिन अगेन सेम थिंग ही डिड. ओके, इन द क्वेश्चन ही स्टार्टेड प्लेइंग टू स्मार्ट. Which of the following best expresses the main conclusion of Andrew Oswald study? Human feelings expressed as numerical values are accurate indicators of social and economic circumstances. Totally wrong. बहुत easy eliminate है ये, isn't it? Though human feelings cannot be quantified, ये तो बिल्कुल ही गलत है. Human feelings को quantify करने की तो बात चल रही है पूरे पैसेज में.
So how can you say that though human feelings cannot be quantified? This is easy, eliminate. Humans manage to assign accurate numerical values for their feelings and in combination with socio-economic factors. Sorry, this is again a distortion. He's saying that human feelings are a better indicator of behavior than socio-economic factors. So इसने दोनों को combine कर दिया और गलत ऑप्शन बना के दे दिया आपको, जिसको आपने easily eliminate कर दिया. Human feelings can be expressed numerically and have a greater probability of predicting human behavior than socio-economic factor. बहुत straight forward है ये तो, यहाँ पे साफ साफ तो लिखा हुआ है ये देखो आप. Socio-economic indicators had a lesser probability predicting than data on feelings, right? क्या हो गया, चुप हो गए एकदम? सही है सर, ये फर्स्ट पैरा में हाँ मुझे सर, ये तो सही है ये तो सर। सही है ये ना? वाला हाँ. आरसी मतलब नहीं ये अभी वाला नहीं आरसी नहीं बाकी दोनों से काफी बेटर है। नहीं अभी रुको जा, अभी डोंट स्पीक सो सून. All of the following will undermine the argument in paragraph 3 except. So undermine the argument in paragraph 3 except means which will not weaken. Okay, will not weaken. That means 3 will weaken. Okay, 3 will weaken and 1 will not weaken. थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ उसमें कि जिन्होंने अपना सेटिस्फैक्शन 2 out of 7 दिया, दे हैड अ 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ क्विटिंग देयर जॉब. जिन्होंने 6 to 7 किया उनकी डन पर 10. मैरिज में भी और सब में भी यही. Those who rated their marriages lower were more likely to get divorced, and those who rated their health positively were less likely to end up in. ठीक है. अब देखो ये होता है जब आप जो ये इतना सा लिखा हुआ है इसमें अगर ज्यादा अकल लगा के और कुछ बहुत ही ज्यादा आई डोंट नो व्हाट level you start thinking. Okay, this same thing we have done here. Participants who rated their job satisfaction as 2 out of 7 did not plan to quit because of job security and high salary. So he's saying that this weakens the argument, right? Because इसमें हमें एक्सेप्ट बताना ना, तो इसका आंसर उसने क्या बताया, 2 है ना. तो दैट मीन्स दिस वीकन्स. नॉट टेल मी यहाँ पे 2 out of 7 जो है, 2 out of 7 जो है इसमें कितना % प्रोबेबिलिटी है क्विटिंग जॉब की? 25. That means there is a 75% probability that people will not quit their jobs. So whatever be the reason, people who rated their job satisfaction did not plan to quit because of job security and high salary. So are these also not included here in this 75%? They not Yes, be हाँ? yes sir, इसमें इसने ये यही तो इसने ये तो नहीं कहा ना कि 2 out of 7 will definitely quit their job, right? अगर ऐसा लिखा होता कि participants who rated their job satisfaction as 2 out of 7 have a definite or are certain to quit their job, और फिर ये कहता है कि no, did not plan to quit because of whatever reason, this would have weakened the argument. Does it make sense what I'm saying? Yes, sir. So as per me, this is not weakening. Second, some of the participants who rated their job satisfaction as 6 out of 7 planned to quit their job. Again, this is not undermining, because आपको जो 6 to 7 वाले हैं उसके भी 10% प्रोबेबिलिटी है क्विटिंग. तो जो 10% है वो ही होंगे ना जो ढूंढ रहे हैं अच्छा, या वट एवर बी द रीजन. तो वेदर यू असाइन एनी रीजन फॉर इट, हाउ डज इट मैटर? So this also doesn't weaken. Women participants who rated their marriage lower did not intend to get divorced for the sake of this, unlike those who rated their marriages for the sake of their children. तो अब women participant में भी वही है, same was true. तो इसके अंदर भी probability कुछ ना कुछ होगी. ठीक है. Some similarly those who were more likely to get divorced. तो more likely मतलब क्या है कि ये कौन से women participant है? Again, this doesn't weaken because 100% थोड़ी है, and the same thing this also. तो this question is the height of absurdity if you ask me. यस सर, मतलब मैंने 3 पढ़ने के बाद मैंने क्वेश्चन वापस से पढ़ा था कि शायद मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, बिकॉज सभी लग रहे थे. नहीं मतलब कि दिस यू नो सी, जैसे अभी हमने देखे कि कुछ क्वेश्चन तो अब्सर्ड हैं. दिस टेक्स द केक इफ यू आस्क मी, एंड ही हैज गिवन सच अ वेग एंड स्टूपिड रीजन फॉर जस्टिफाइंग हिज आंसर दैट आई कांट इवन टेल यू. मतलब कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिजाइन दीज मॉक्स. And that is why I keep telling you that don't make these marks your barometer or benchmark for, because these kind of questions can be designed, which is totally absurd. So let's move. ठीक है. देखो जिसने अगर सही कर दिया, मार्क कर दिया और इसका सही है, तो I have got nothing against you. Fine, enjoy
the moment, but this is an absurd question. Height of absurdity. Human measurement of feelings goes beyond psychology and extend into the realms of economics. In the context, what is the author trying to communicate? The measurement of human feelings is not as important as it is relevant. ये तो बिल्कुल ही गलत है. Economic measurement of human beings are more reliable than psychological. ऐसा भी कुछ नहीं है. हमें तो economics की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें economics तो है ही नहीं. Human feelings can have an impact on economic behavior and can be used as a predictor of future economic activity. This looks okay. This looks fine. Human feelings are not relevant. ये तो बिल्कुल ही गलत. ठीक है, तो इसमें ये फिर भी ठीक है क्वेश्चन. इसमें हम 3 पे आ सकते हैं आराम से. So this was not a difficult question, or neither was it illogical. This was okay. मतलब straightforward ही था, if you ask me. Which of the following is not acknowledged by the researcher as a limitation of the study? Now, again. सर ये क्वेश्चन में तो 2.5 मिनट लग गई, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि आंसर कहाँ पर है. मतलब see, this is I don't know now what to call, whether this is more absurd or the other one that we discussed. Okay, one can arrive at the answer. I'm not saying कि इसमें आंसर पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं. ठीक है, अच्छा, अब लिमिटेशन ऑफ द स्टडी. ठीक है, एक लिमिटेशन मुझे समझ में आ गया कि इसने कहा है कि देखिए ये जो डेटा है ये हम अभी सिर्फ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में यूज करते हैं, तो हमें इसको लोअर इनकम में स्टडी करना पड़ेगा सो दैट इट कैन बी अप्लाइड टू यूनिवर्सली. ठीक है, तो ये दिस कुड बी अ लिमिटेशन. एग्री. तो आपने इसमें से ये लिमिटेड जनरलाइबिलिटीज टू कल्चर्स अदर देन वन स्टडी, ठीक है, इसको आपने हटा दिया कि दिस इज अ लिमिटेशन, राइट. सो दिस इज नॉट द आंसर. लैक ऑफ न्यूमेरिकल यूनिट्स दैट कैन मेजर, ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है ना, दिस इज नॉट, बिकॉज वी कैन डेफिनेटली एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स इन द स्केल ऑफ 2 to 10, राइट. सो दिस इज नॉट अ लिमिटेशन. तो इसको आंसर मार्क कर सकते हैं, वी कैन मार्क द आंसर, फाइन. अब दूसरा देखो, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ फीलिंग्स आर एनकोडेड. ये दे रखा है कार्डिनल स्केल, ये दे रखा है. हाँ ये कहाँ दे रखा है? सर, लास्ट में दे रखा है. लास्ट में, हाँ, है ना, लास्ट में दे रखा है. While we know that humans have a remarkable ability to encode their feelings, we still don't know how it is done. तो ये दे रखा है, बट ये अब ये बताओ, चलो दे रखा है, लेकिन क्या ये लिमिटेशन है ऑफ द स्टडी? कैन वी से दैट दिस इज अ लिमिटेशन? मतलब ये No. इसमें यहाँ पे ये स्टडी जो इसको, इसमें मतलब पूरी जो टोन है इसकी, दिस टोन इज ऑल टुगेदर पॉजिटिव इन द होल थिंग, और इज देयर इज सेइंग कि नहीं ये लिमिट. अभी इसका सबसे पैथेटिक जो है वो देखो, ये वाला लैक ऑफ अटेंशन टू अदर फैक्टर्स that influence decision making. और कहाँ से आया है? ये बोलता है यहाँ से आया. अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड, नंबर ऑफ फैक्टर्स कुड बी एट प्ले. तो भाई उसने वो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ बता तो दिए हैं, इसको लिमिटेशन बता रहा है ये आदमी. ही इज सेइंग दिस इज अ लिमिटेशन, लैक ऑफ अटेंशन टू अदर फैक्टर्स. कहाँ से मतलब ये इन्फर कर रहा है इसमें लिखे हुए उससे, कहाँ से कर रहा है मुझे नहीं पता. और ही हैज नॉट इवन प्रोजेक्टेड इट एज अ लिमिटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टडी का लिमिटेशन, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से आप जो, सॉरी ये क्या हो गया, शेयर स्क्रीन गायब हो गया एकदम से. यस. सो आप अगर ज्यादा से ज्यादा लिमिटेशन कह सकते हो कि ये जो आप कह रहे हो कि अभी सिर्फ ये यूरोप में और यहीं पे है, इसको हम दूसरे कल्चर्स में लेके जाएंगे, दैट कुड बी स्टिल ओके एज अ लिमिटेशन. ठीक है, बट ओके, ये भी हमने मार्क कर दिया कि ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो एक्चुअली मेजर कर ही सकते हैं, राइट. तो दिस इज अब्सर्ड यार. मतलब ठीक है, गलत तो कर दो उसको, लेकिन दिस इज रिडिकुलस. डू यू एग्री? यस सर. दिस इज रिडिकुलस. इसमें मतलब आप समझो, आप ये पैसेज पढ़ने के बाद में कोई बोल सकता है कि ये इसमें कुछ उसने वीकनेस बताई हो या कहीं. इसमें देखो, अगर वो ये कहता कि however there is much to be explored and answered, we still haven't delved into these aspects of the study and we further need more research on this, then we can say हाँ यार, ये limitation भाई जैसे कोई बात कर रहा है. ये तो साफ साफ बोल रहा है भाई देखो बढ़िया ये सब हो गया, these days we are accurate, he hopes the same data can be studied, but more than anything he is interested in studying why feelings work so well, while we know that. So he is interested in studying. Is he saying that this is a limitation of the study? जब तक मैं स्टडी नहीं करूंगा तब तक इसका कोई हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो ऐसा सब थोड़ी है. तो इसको लिमिटेशन कैसे बोल सकते हो आप? मुझे तो समझ नहीं आता है. Maybe he knows, better. He can get into the author's mind and figure out what is not even written here. Okay, this guy is such a great, he's got such an extra sensory perception that he can get into the mind of the guy who has written and ferret out something which has not even been mentioned in the passage. So I really salute to his such skills. All right, let's go. Yes, Manav.
सर 9th वाले में जो फर्स्ट ऑप्शन था वो उसमें सोशल कंसिडरेशन की तरह रॉन्ग हुआ था वो, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से रॉन्ग था 9th का पहला वाला। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना यार। एक्यूरेट इंडिकेटर्स ऑफ दिस, ये कहाँ बता रहा है? एक्यूरेट इंडिकेटर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, देखो दो चीजें मिक्स कर दी इसने। आप कई बार ये जैसे दो चीजें मिक्स कर दो ना, वहां पे ये कह रहा है कि जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं दे आर अ बेटर इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रादर देन द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स या सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस, जो भी बोल रहे हैं। तो दोनों चीजों को मिक्स थोड़ी किया कहीं पे भी कि दे आर एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस विच रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। तो ये तो कोई जरूरत थी ना इसमें, इसमें आप इसको हटा दो, यू रिमूव दिस पार्ट। Human feelings expressed as numerical values are accurate indicators which regulate. First of all, accurate indicators ये भी difficult है, ये भी सही नहीं है। जैसे इसने बताया इसमें कि they have a greater probability of, this is fine, this is fine, but accurate indicators मतलब क्या है कि ह्यूमन फीलिंग से क्या, ऐसे तो फिर तो यार हर चीज हमारी फीलिंग से 100% ट्रू हो जाएगी ना, वो तो नहीं है। ओके, ऑलराइट। अब देखो इस वाले सर पैसेज में, हाँ बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन कर दो। 10 का कोई नहीं, बस वो बता ना, क्वेश्चन क्या एब्सर्ड क्वेश्चन पूछना है, चाहता है? एब्सर्ड क्वेश्चन है, एब्सर्ड क्वेश्चन है, छोड़ दो ना। He is saying all of the following will undermine the argument. Undermine the argument मतलब weaken the argument. Except, तो आर्ग्यूमेंट क्या है उसका कि प्रोबेबिलिटी बता रखी है उसने कि 2 to 7 अगर रेट किया 2 out of 7 तो वो 25% लोग छोड़ देंगे, और अगर 6 to 7 किया तो 10% लोग छोड़ेंगे। तो इसको वीकन करना है। तो अब ये यहाँ पे इसने ऐसे बता दिया कि ऑलरेडी जब प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो आप ऐसे वीकन थोड़ी कर सकते हो उसको। सपोज करो मैं कहता तो हूँ, बस क्वेश्चन समझना था कि क्वेश्चन में वो हमसे पूछना क्या चाहता है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने मेरी जो क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो इससे कितने सेटिस्फाइड हो या नहीं रेट करो, ठीक है। तो अब देखा गया कि जिन्होंने, सपोज मैंने कहा कि भाई आप 7 पॉइंट स्केल है, तो आप 1 to 7 मुझे रेट करो, ठीक है। तो somebody rated 1, somebody rated 2, somebody rated 6, somebody 7, somebody 5। तो उसने एक अगर कोरिलेशन निकाल दिया कि भाई जिन्होंने 1 रेट किया है वो 100% अगले महीने छोड़ के चले गए, उन्होंने रिन्यू नहीं किया सब्सक्रिप्शन। जिन्होंने 2 रेट किया वो भी उन्होंने भी नहीं किया। जिन्होंने 6 किया है वो पूरे साल भर चलते रहे मेरे साथ, 7 किया है पूरे साल भर। तो ह्यूमन फीलिंग्स जो है वो इंडिकेटर है, रेटिंग जो आप दे रहे हो वो इंडिकेटर ऑफ बिहेवियर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि जिन्होंने 1 और 2 रेट किया है उनमें से 25% लोगों ने छोड़ दिया, और फिर आप यहाँ मेरे को वीकन करने को बोल रहे हो कि पीपल जिन्होंने 2 रेट किया है दे डिड नॉट लीव बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो ये वीकन क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ 25% छोड़ के जा रहे हैं ना, 75 तो बैठे ही हुए हैं ना अभी भी, तो वीकन कैसे हो गया? सो दिस इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन। ओके, perhaps we'll discuss it more in detail some other time। भी आगे चलते हैं। सो हिस्टोलॉजी स्पेक्टेकुलर रेवोल्यूशन। अब इसमें काजल भाई आ गए, एक ये काजल डेमोन्स्ट्रेट कर दिया एनाटॉमिकल इंडिपेंडेंस ऑफ नर्व सेल्स, लेटर टर्म न्यूरॉन्स एंड डिफाइंड एज बेसिक यूनिट्स ऑफ ब्रेन। काजल बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म प्लास्टिसिटी। ठीक है भाई, इमेजिंग टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड व्हाट काजल could have imagined, but our desire remains the same. We have preserved the structure of our own query. Gone may be the days of dusty। तो ये कह रहा है भाई जो इमेजरी है, जो आपको जिस तरीके से हम इमेज देखते हैं वो बहुत चेंज हो गई है। तो हिस्टोलॉजी जो 19th सेंचुरी की थी उसके बजाय अब हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी, विविडनेस आ गई है, और हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस आ गया है जिसमें एंटीबॉडीज ट्रिगर्ड विद दिस री एमिट लाइट अपॉन एक्साइटेशन एंड देन फंक्शन लाइक डाइज। मतलब हम अगर अपने अंदर के जो पार्ट्स हैं, खास करके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स वगैरह है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये बता रहा है। हमारे पास में इतनी टेक्निक्स आ गई है इमेजिंग की, जैसे अब MRI वगैरह आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई, राइट। क्लैरिटी, अनदर टेक्निक, क्लैरिटी रेंडर्स टिश्यू ट्रांसपेरेंट विद मोनोमर। तो ये अलग अलग टेक्निक बताई गई है कि आप किस तरीके से ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं उसको मॉनिटर कर सकते हो, उसके इमेज कर सकते हो। अब एक ऑप्टोजेनेटिक्स आ गई है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ केमिकल एजेंट्स इट रिलाइज ऑन फोटोसेंसिटिव प्रोटीन्स। Instead of revealing structure of cell, the technique tracks their function. Genetic engineering के कारण they add new code to certain neurons to allow them to make opsin. They shine a certain kind of light to open their channels, blah blah। पूरी प्रोसेस बताइए इसमें। तो हम जब इस तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं तो प्लीज डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट देयर एंड देन इन कंप्लीट डेप्थ। यू जस्ट रीड दिस एंड देन सी इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इट, कम बैक टू इट। ओके, फिर उसके बाद में
एक टेक्निक आ गई ब्रेन बाव, जिसमें कोरल फिश सी एनिमोन डीएनए डाल देते हैं माइस में, और फिर उसके बाद में ब्लू साइन अलग अलग कलर के हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर आ जाते हैं, तो सेल बॉडीज अपीयर लाइक नियॉन रेन ड्रॉप्स। ब्राउबो टेक्निक्स ब्रेन बाव कैन ट्रेस मेनी न्यूरॉन्स एट वंस, बहुत सारे न्यूरॉन्स ट्रेस कर लेता है वो। These days are more concerned with population neuron than with individuals. Yet there is something intimate about the staining of a single cell, like the portrait of a human being. Only true artists are attracted to it. Fine, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of this describes Santiago Ramon de Cajal contribution? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। The most spectacular revelation in the history of anatomy came when Santiago demonstrated the anatomical independence of nerve cells. Kajol became the first person to use the term plasticity. लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? काजल डेमोन्स्ट्रेटेड न्यूरॉन्स आर कंटिन्यूअस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने तो कहा था कि ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है ना, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, इंटरडिपेंडेंस है। हाँ, तो ये गलत है। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी। अब ये आप सोच सकते हो कि हाँ यार ये भी बताया उसने, इसको रख ले। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दे आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज दैट आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया है वो ये है कि उसने एनाटॉमिकल इंडिपेंडेंस बताई। ये भी किया इसने, ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका वो कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उसने ये बताया कि नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स अलग अलग एंटिटी, इसलिए इसमें थर्ड करेक्ट होगा, नॉट सेकंड। सेकंड से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। वी मे गिव अ क्लोजर लुक टू सेकंड और थर्ड, बट वी शुड गो बैक एंड चेक हियर। तो अब आप देखो कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इसको लास्ट में करता हूँ ऐसे पैसेज को, और उसमें मैं सीधे चले जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, एक बार हल्के से एक बार ग्लांस करके, तो आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले पैराग्राफ में मिल गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज अ वैलिड कंक्लूजन? ये क्वेश्चन मतलब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप छोड़ भी सकते हो बाद में, फिर मतलब अगर टाइम नहीं है तो उसको छोड़ दो। इमेजिंग टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड व्हाट काजल एंड हिज कंटेम्पररीज कुड हैव इमेजिन्ड, बट आवर डिजायर रिमेन्स द सेम। वी हैव प्रिजर्व्ड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओन इंक्वायरी। अरे ये क्या हो गया यार, ये 1 2 3 4 5 क्या हो गया? ये कुछ गलत छप गया क्या यहाँ पे? यस सर, मिसप्रिंट हो गया। नहीं, इसमें अच्छा, सॉरी, इसमें देखो पता है क्या हो गया है, क्वेश्चन ये है यहाँ तक, है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी, दिस आई थिंक आई डिडंट रियलाइज, एंड दीज आर द ऑप्शंस, राइट? सो सॉरी फॉर दिस, ये मैंने देखा ही नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड व्हाट काजल एंड कंटेम्पररीज कुड इमेजिन, बट आवर डिजायर रिमेन्स द सेम, वी हैव प्रिजर्व्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ओन इंक्वायरी। हाँ, तो फिर तो ये भी आसान है यार, ये भी यहीं से कर सकते हो आप डायरेक्टली, इजंट इट? यहाँ पे चले जाओ सीधे आप कि वी हैव प्रिजर्व्ड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओन इंक्वायरी। तो इसमें क्या बोल रहा है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्टोलॉजी हैज बीन टू अटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग थ्रू एग्जामिनेशन, वो गलत, has been to attain a comprehensive understanding of biological mechanisms. Primary objective. The goal of studying cells and tissues has remained constant despite changes in technology and technique. Yes, imaging technology में change हो गया, यहाँ पे इसमें फर्स्ट में वो सब नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज द राइट आंसर। गोल ऑफ स्टडिंग हैज रिमेन्ड कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन टेक्निक्स। ओके, ये थर्ड और फोर्थ आप वैसे भी हटा सकते हो यहाँ से। मेथड हैज रिमेन्ड कांस्टेंट ऐसा नहीं है भाई, तो ये दोनों गलत है, इसमें सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ऑप्टोजेनेटिक्स। ये देखो यहां से पकड़ लो आप इसको कि ऑप्टोजेनेटिक्स में क्या होता है। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस हियर। इट इंट्रोड्यूसेस जीन्स इनटू द न्यूरॉन्स। With genetic engineering, researchers add new code to certain neurons. अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है पक्का ये ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, मैं कोई जेनेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसको मुझे नहीं पता। इट यूजेस लाइट टू कंट्रोल न्यूरोनल एक्टिविटी, ये तो बोल रहा है ये लाइट चमकाता है ना, ये दे शाइन अ लाइट एट दोज न्यूरॉन्स टू ओपन देयर आयन चैनल्स एंड फायर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सो दिस इज ओके, ठीक है, इट इज ट्रू, नॉट द आंसर। इट कैन सिलेक्टिवली टारगेट स्पेसिफिक न्यूरॉन, ये भी बोल रहा है कि केयरफुली एंड सिलेक्टिवली
precisely controlling the process of engineered neurons at those neurons, right? तो ये बेसिकली स्पेसिफिक ये सिलेक्ट कर सकता है कौन से न्यूरॉन्स को हमें चमकाना है, राइट? तो ये भी नहीं है आंसर। इट्स इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट्स न्यूरोनल एक्टिविटी। देखो ऐसा नहीं है, न्यूरोनल एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, वो तो फोटो ऑप्टिकली कर रहा है, उसको लाइट चमका के कर रहा है, लेकिन उसके बाद में फायर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो न्यूरॉन्स फायर करते हैं। तो देखो ये डिस्टॉर्शन है यहाँ पे। इट डजंट स्टिमुलेट, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट, बल्कि इट स्टिमुलेट्स द न्यूरोनल एक्टिविटी विच देन फायर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो दिस इज रॉन्ग। सो दिस कुड बी द आंसर। सिर्फ मुझे इसको चेक करना है क्योंकि आई एम नॉट श्योर, जैसे मैं इसको कर रहा हूं कि कैन वी इन्फर दिस। इसने देखो मतलब थोड़ी सी होशियारी तो दिखाई है इसमें। With genetic engineering, researchers add new code to certain neurons that allows them to make opsins. So it introduces genes into neurons. Can we infer this from this statement? Please tell me objectively. With genetic engineering, researchers add new code to certain neurons. नहीं कर सकते। Unless I am a DNA expert or I am a biotechnology or genetic study field expert, कि with genetic engineering researchers can add new code to certain neurons. From this statement, मतलब I don't know ये हमें क्या समझता है कि we are a master of everything. It introduces genes into the neurons. I don't think this could be inferred, but ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर वायलेशन दिख रहा है, इसलिए इसको मार्क कर दिया हमने, इसको हटा दिया। ठीक है, दो दिस वाज आल्सो आई मीन अगेन अपने आप को ज्यादा होशियार समझना, इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ब्रेन बाउ टेक्निक से हमने देख लिया कि वो क्या करती है कि ब्रेन बाउ टेक्निक जो ये सब डालने से फ्लोरेसेंट उनको चमका देती है, एंड देन वी आर एबल टू लेबल ट्रेस मेनी न्यूरॉन्स एंड वी आर एबल टू रिवीलिंग अबाउट द स्ट्रेनिंग ऑफ अ सिंगल सेल। मतलब एक एक न्यूरॉन को हम ट्रेस करके उसको लेबल कर सकते हैं। तो दिस लुक्स ओके। ए इट डजंट कंट्रोल, इट डजंट स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं करता, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये सब गलत है इसमें। दिस इज ओके। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन रादर, करेक्टली वर्डेड आल्सो, एंड सो वन वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट। अब देखो इस तरह के जो टेस्ट या मॉक होते हैं इसमें उसका ज्यादा चांसेस होते हैं अच्छा करने के जिसने 3 आरसी कर ली या ज्यादा कर लिया, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 2 आरसी पकड़ी है तो हो सकता है कि आप इसके अब्सर्डिटीज और इसकी बेवकूफियों में फंस के में मार्क रॉन्ग आंसर्स। ओके, दैट्स द लर्निंग फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस, थॉट्स बिफोर वी वाइंड अप? नो सर। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो एम कैट बचा है, उसको मैं आई ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशंस। एम कैट को ओके थोड़े बहुत थे उसमें, बट अब मुझे मतलब लग रहा है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी बजाय एम कैट में। हाँ, पैसेजेस पैरा जंबल बिल्कुल ही बेकार थे। टाइम लगता है कि इसलिए मैं 2 आरसी उठाता हूँ। ठीक है यार, देखो अब आप 2 आरसी उठाते हो वो तो समझ में आ गया। अब तीसरे की तरफ किसी तरह से जाना है हमको, somehow we have to practice that. We pick up अगर पैसेजेस इजी टू रीड है तो आई एम सेइंग। यस अश्विनी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ गई, हटा दो जो भी लगा रखा है कान में तो आपने। तो सर मैं ये बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन है क्यों नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। मैं ये हाँ बोल तो रहा था आपने कुछ क्या ईयरफोन हेडफोन लगा रखा है क्या? हाँ सर, तो हटाओ ना उसको। हटा दिया। हाँ अब बोलो। तो मैं ये बोल रहा था मतलब आप ना आपके असाइनमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिफाई कर सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का मतलब कोई हेड टेल तो है नहीं, तो समझ में तो आते नहीं है। क्या करूं? मतलब जो असाइनमेंट्स देते हो उनको थोड़ा बढ़ा दो। देखो असाइनमेंट्स पढ़ाना और अब देखो हर चीज रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना इसको, चलो अभी मैं 1 मिनट, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन आई विल डिस्कस इन अ मोमेंट विथ यू, दैट यू विल हैव टू टेल मी व्हाट यू